वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज कह देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हेडफोन, ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ नहीं लगाया तो प्लीज लगा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में ठरकपन ओवरलोडेड है। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे का बाप अपने बच्चे से ये कह रहा था कि बेटा, इस दुनिया में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए तुम जितने सारे दोस्त बना सकते हो उनके साथ रहो। एंड इसीलिए आज तुम्हारा पापा अपने सफर पर निकल रहा है बहुत सारे दोस्त बनाने के लिए। एंड हाँ, ये दोस्त कोई लड़के नहीं है बल्कि लड़कियां हैं, यानी कि इस बच्चे का पापा इसे छोड़कर जा रहा है सिर्फ लड़कियों के लिए। एंड इस वक्त ये बच्चा अपने बाप को कूल मान रहा है। फिर हम टेम्पल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि घंटा बजाती है, यानी कि बेल। एंड हर घंटे की आवाज के साथ ही हम बहुत सी लड़कियों को देखते हैं। Oh God! एक बार फिर हम उसी 5 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है एंड अभी ये अपने स्कूल जा रहा है। ट्रेन में जाते वक्त ये खुद से ये कह रहा था कि मेरे पापा ने कहा था कि कोई भी अकेला नहीं रह सकता है। फिर हम कुछ लड़कियों को प्लेग्राउंड के अंदर एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं एंड इन लड़कियों की एक्सरसाइज को 2 ठड़की लौंडे देख रहे थे। अब हमारा जो हीरो है उसका नाम है अकागामी। एंड क्योंकि अकागामी यहाँ से जा रहा था तो इसलिए ये लड़के अकागामी से पूछते हैं कि क्या तुम इन नजारों को नहीं देखोगे। अकागामी मना कर देता है तो दूसरा बंदा अकागामी से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ मिक्सचर पार्टी में जाना चाहोगे। अकागामी उसे कहता है कि मैं नहीं जाना चाहूंगा। अकागामी खुद में ये सोच रहा था कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। एंड अकागामी लड़कियों से इतना ज्यादा दूर रहता है कि जिस स्टोर में काम करता है उसका नाम भी लोनली मार्ट है। अकागामी का बॉस अकागामी को इस बात के लिए थैंक यू कह रहा था कि अकागामी इतने लेट तक भी काम करने के लिए तैयार है। अब क्योंकि अकागामी एक कॉलेज स्टूडेंट है इसलिए अकागामी का बॉस उससे पूछता है कि क्या तुम डेट पर नहीं जाते हो क्या। अकागामी उनसे ये कहता है कि मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सख्त लौंडा हूँ एंड मैं सिंगल ही रहने वाला हूँ अपनी पूरी जीवन तक। अकागामी के बॉस उसे ये कहते हैं कि वेल, तुम्हारे पापा जब इस उम्र में थे कि तभी अकागामी अपने बॉस को इस रिएक्शन के साथ ये कहता है कि मैं अपने बाप के जैसा नहीं हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद अकागामी जब रास्ते से जा रहा था तो वो एक कार को देखकर ये सोचता है कि मैं बचपन में कितना ज्यादा पागल था, मैं अपने बाप को कूल कह रहा था। एंड हमें पता चलता है कि अकागामी अपने पापा से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उसके ठरकी बाप की वजह से उसे हर कोई ठरकी समझता है एंड उसका हर वक्त मजाक उड़ाते हैं सभी लोग। और लड़कियों के दिल में खौफ है अकागामी के नाम से। एंड चलते चलते अपनी इसी बुरी इमेज को क्लियर करने के लिए अकागामी गर्लफ्रेंड्स एंड उसी मिक्सर पार्टी से अब दूर रहेगा एंड एक सिंगल लाइफ जिएगा। अकागामी ये प्लान कर रहा है कि वो सिविल सर्विस का एग्जाम देकर एक अच्छी नौकरी पाकर अच्छी लाइफ जिएगा। अकागामी अपनी ये बातें कह रहा था कि हम देखते हैं कि अकागामी के पीछे से एक बड़ा सा घास का बंडल आ रहा था एंड अकागामी के मुंह पर वो घास का बंडल लगता है, जिसका वजह से अकागामी रोल करते करते दीवार से जा भिड़ता है। अब अकागामी ज्यादा कुछ सोचता है कि तभी वो एक लड़की को देखता है एंड ये लड़की ही इस घास के बंडल की मालिक है। ये लड़की अकागामी से माफी मांगती है अपनी इस हरकत के लिए। साथ ही वो अकागामी को ये भी पूछ रही थी कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगा है। मगर लड़की की इन बातों के बीच में हम अकागामी का फेस देखते हैं जिसके तोते उड़ चुके थे। एक क्यूट एंड ब्यूटीफुल लड़की को देखकर लड़की एम्बुलेंस को फोन लगा रही थी कि तभी अकागामी उठता है, उसे ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड फिर अकागामी वहाँ से जाने लगता है। अकागामी जाते वक्त ये सोच रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, प्लीज मेरे साथ नहीं। घर आने के बाद अकागामी फटाफट से सो जाता है मगर उसे सपनों में भी वो लड़की अब दिख रही है एंड इसी वजह से अकागामी उठकर ये कहता है कि वो क्यूट है। हम फिर एक लड़की को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। हम फिर उन्हीं 2 लोंडों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। ब्रो, क्या लगता है आज नजारे एंजॉय करें? दूसरा बंदा भी कहता है हाँ, हमें करना चाहिए। मगर हम तभी वहाँ पर अकागामी को देखते हैं नजारे एंजॉय करते हुए। लड़कियों को देखकर अकागामी कह रहा था कि वाह सो सेक्सी। अकागामी से ये लड़के कहते हैं कि तुम तो हमारे साथ पार्टी में नहीं आओगे, है ना? अकागामी कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। ये लड़के पूछते कि फिर तुम्हारी जॉब का क्या एंड तुम्हारी पढ़ाई? अकागामी नाचते हुए कहता है कि मैं आज स्किप कर दूंगा। अकागामी फिर पार्टी में अपने सर को जूस पिलाता है एंड खूब मस्तियाँ करता है। इसके बाद अकागामी खुद से सोच रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस लड़की के प्यार में पड़ गया और इतना ही नहीं, दिन ब दिन मेरा ये प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा है, मेरा सब्र टूट रहा है और इतना ही नहीं, मैंने तो अपने जॉब को भी खो दिया है एंड मैं अब पढ़ाई में फेल भी होने वाला हूँ। अकागामी को लगने लगता है कि ये उसके फैमिली का कर्ज है, मगर सही में ऐसा होता नहीं है। अकागामी को एक फोन आता है जहाँ पर उसे मिक्सर पार्टी में बुलाया जा रहा था। अकागामी बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, यार नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। अपने फोन को फोड़ने के बाद अकागामी यह कहकर कि अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ जाता है। हमें पता चलता है कि अकागामी यहाँ पर आया है एक पंडित या फिर मॉन्क बनने के लिए। एंड अब अकागामी एक ब्रह्मचारी तो बन गया है मगर उसे पता नहीं है कि वो किस टेंपल में जाए, इसीलिए वो रजिस्ट्रार अकागामी को एक टेंपल में भेज देता है। अकागामी टेंपल में आने के बाद ये सोच रहा था कि मेरे अंकल ने मुझे यहाँ पर भेजा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लड़कियाँ नहीं है एंड मैं उस लड़की को भुला कर रहूंगा। अकागामी फिर बेल बजाता है एंड बेल के बजने पर एक लड़की बाहर आती है एंड गेस व्हाट, लड़की कौन है? हाँ, वही लड़की जिसके वजह से अकागामी ब्रह्मचारी बना है। लड़की को देखकर अकागामी की आंखें बड़ी हो जाती है एंड वो लड़की पूछती है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? एंड अकागामी उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। लड़की फिर दरवाजा खोलती है जिसकी वजह से अकागामी नीचे गिर जाता है। अब अकागामी को इस हालत में देखकर लड़की डर जाती है एंड लड़की अंदर जाती है तो अकागामी ये सोच रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर लड़कियाँ नहीं है या फिर ये लड़कियाँ ये मेरे दिमाग की इल्यूजन है। फिर वो लड़की आती है और गिर जाती है। अब गिरी हुई लड़की उठते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं जल्दबाजी में थी।
इस लड़की को इस हालत में देखकर अकागामी का हालत खराब हो रहा था। लड़की अकागामी को यह बताती है कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, मेरा नाम ओबा युजुकी है। अब युजुकी की इस हालत को देखकर अकागामी वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते वक्त अकागामी का पैर एक पत्थर में लगता है, जिसका वजह से वो मुंह की खाता है एंड पेड़ पे लगकर गिर जाता है। अकागामी की इस हालत पर युजुकी दौड़ते हुए आ रही थी उसकी मदद करने के लिए। अकागामी दौड़ते हुए देखता है एंड उसके उछलते हुए देखते हैं एंड युजुकी को ऐसा देखकर अकागामी का हालत खराब हो रहा था। युजुकी इस बात को समझकर कि अकागामी का हालत क्यों खराब हो रहा है, वो खुद को संभालने लगती है। अकागामी फिर ये सोचने लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ, नहीं तो मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा। अकागामी युजुकी को पकड़ता है और उसे यह कह देता है कि आई लव यू, प्लीज मुझसे शादी कर लो। अकागामी की इस बात को सुनकर युजुकी का ऐसा हाल होता है। फिर हमारे माइंड को और भी ज्यादा ठड़कपन से भरने के लिए हमें ये फोटो दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा है लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन। शाबाश। फिर हम युजुकी एंड अकागामी को चाय पीते हुए देखते हैं एक साथ। चाय पीने के बाद अकागामी ये सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं टेंपल में जाऊंगा तो उसका प्रीस्ट मुझे लात मार कर निकाल देगा। युजुकी अकागामी को बताती है कि इस टेंपल का प्रीस्ट अभी यहाँ पर नहीं है। हमें ये पता चलता है कि युजुकी को पहले से ही पता था कि अकागामी यहाँ पर आने वाला है, मगर अकागामी आने से एक दिन पहले ही आ चुका है। मगर अकागामी को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस टेंपल में ये लड़की क्या कर रही है। फिर युजुकी अकागामी से पूछती है तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। इस सवाल को सुनकर अकागामी को ये लगने लगता है कि ये पक्का से एक टेस्ट है एंड अगर मैं इसका सही जवाब नहीं दूंगा मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। एंड अब क्योंकि मैंने इस लड़की को आधा ही प्रपोज कर दिया है तो मैं तो पक्का से फेल होने वाला हूँ। अब घबरा चुका अकागामी युजुकी को देखता है तो युजुकी पूछती है कि कुछ गड़बड़ है क्या। अकागामी ये कहता है कि ये कितनी क्यूट है यार। एंड इतना सोचने के बाद ये अकागामी खुद को पंच करके खुद का खून निकाल देता है, जिस पर युजुकी को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। अकागामी ये बताता है युजुकी को कि मुझे माफ कर देना, मेरा दिमाग कुछ और ही फीलिंग्स मुझे दे रहा था। अकागामी युजुकी से रेस्ट रूम का पता पूछकर रूम से बाहर निकल जाता है। जाते वक्त अकागामी एक कुएं से एक कैट की आवाज सुनता है तो कैट की मदद करने के लिए अकागामी कुएं में अपना हाथ डालता है, मगर कैट के बचाने के चक्कर में अकागामी खुद ही कुएं के अंदर गिर जाता है, मगर वो कैट बड़े ही आसानी से निकल जाती है कुएं से। फिर युजुकी फोन पे किसी किकी नाम के लड़की से बात कर रही थी कि वो लड़का जो कि मुझे मिलने आने वाला था वो एक दिन पहले ही आ चुका है। हमें पता चलता है कि जो लड़का यहाँ पर आने वाला था वो अकागामी नहीं है एंड वो लड़का यहाँ पर युजुकी से अरेंज मैरिज की मीटिंग करने के लिए आ रहा था। युजुकी किकी को यह भी बताती है कि अकागामी ने उसे आधा ही प्रपोज किया है, वो भी शादी करने के लिए। युजुकी को किकी ये बताती है कि एक मिनट तुम ये क्या बात कर रही हो, क्योंकि जो लड़का तुम्हें मिलने वाला है वो तो मेरे सामने बैठा है। फिर युजुकी खुद में सोचने लगती है फिर ये लड़का कौन है। और युजुकी ये सोच रही थी कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम है सुकुयो एंड सुकुयो युजुकी से ये पूछने लगती है कि तुम्हारे अरेंज मैरिज के मीटिंग का क्या हुआ, क्योंकि मैं ना छुप कर सभी चीजें देखना चाहती थी। सुकुयो से युजुकी ये कहती है कि यहाँ पर एक भूत आ चुका है या फिर एक आत्मा। सुकुयो युजुकी वो कहने लगती है कि भूत नहीं होता है, तुम्हें पता है ना। मगर तभी हम सुकुयो का डरा हुआ फेस देखते हैं, क्योंकि अकागामी अपना सर फोड़कर आ चुका है एंड उनसे ये कहते हुए मदद मांग रहा है, मेरी मदद करो। अकागामी को ऐसे देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं। सुकुयो वहीं पर गिर जाती हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी एंड अकागामी आगे बढ़ते हुए ये कह रहा था कि एम्बुलेंस। अकागामी फिर वहीं पर गिर जाता है एंड जब हमें दिखाया जाता है कि अकागामी ने क्या पकड़ा है एंड तुम देख ही सकते हो कि अकागामी ने सुकुयो का क्या पकड़ा है। फिर अकागामी सुकुयो के साथ ये करने लगता है पट से गांड शॉट। अब इस ठड़के भूत की इस हरकत को देखकर युजुकी भाग जा भूत कहते हुए अपने दोनों लात से उसे मारती है। अकागामी को मारने के बाद युजुकी सुकुयो को उठाकर भागने लगती है एंड इन दोनों के पीछे अकागामी दौड़ रहा है, क्योंकि वो लड़कियों को ये समझाना चाहता है कि लड़कियां जो सोच रही है अकागामी वैसा नहीं है। तभी हम एक लड़की को उसी कैट के साथ देखते हैं। इस लड़की का नाम है कुरागे, जो कि अकागामी को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है, मगर अकागामी उसे गिरने से बचा लेता है। हम फिर एक रूम के अंदर दो लड़कियों को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की दूसरे लड़की से ब्रश मांग के कुछ लिखती है एंड जो ऑरेंज गर्ल लड़की है उसका नाम है कागुरा एंड ये पीली वाली है मिया। अब मिया जो कि उसने जो लिखा है उस पेपर पे उसके बारे में कागुरा को बताने लगती है, मगर बाहर आते हुए आवाज को सुनकर मिया जब बाहर निकलती है तो अकागामी मिया के पेट पर अपना सर मार के उसे बहुत दूर तक ले जाता है। एंड फिर जब हमें इन दोनों को दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि मिया के ऊपर अकागामी लेटा हुआ है, अपने हाथ को मिया के जिम्मेदारियों के कपड़े उठाते हुए एंड मिया की हालत को देखकर कागुरा मजे ले रही थी एंड इन दोनों को पता चल जाता है कि वो घोस्ट ने मिया को भी पकड़ लिया है, मगर उसने कुरागे को छोड़ दिया है। एंड इसी बात पर सुकुयो को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो घोस्ट ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर में दोनों लड़कियां समझ जाती है, जहाँ पर सुकुयो ये कहती है कि वो घोस्ट पक्का से एक ठड़की है। फिर ये दोनों ही अकागामी के पैरों की आवाज को सुनते हैं। अकागामी यहाँ पर आ चुका था, क्योंकि अकागामी को इन दोनों लड़कियों को ये बताना है कि ये लड़कियां जो सोच रही है अकागामी वैसा नहीं है। अकागामी के पैरों की आवाज को सुनकर युजुकी को इतना तो पता चल जाता है कि ये बंदा कोई भूत नहीं है, मगर क्योंकि अकागामी इस तरह से चल रहा है इसीलिए जब अकागामी युजुकी के पास जाता है तो युजुकी अकागामी को एक चमाट मार के उसे बेहोश कर देती है। मगर बेहोश होते हुए भी अकागामी ये सोच रहा था कि नहीं रुको, ये लड़की तो बहुत क्यूट है। फिर हम एक लड़की को हंसते हुए देखते हैं एंड इस लड़की का नाम किकी है। किकी इसलिए हंस रही थी क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अब तक क्या हुआ है। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए किकी अकागामी के अंकल को ब्लेम करती है
एंड यूजुकी अकागामी से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने अनजाने में ही सही अकागामी को पीटा है। अकागामी यूजुकी को माफी ना मांगने के लिए कहता है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां अकागामी को घेरे हुए हैं। फिर किकी अकागामी को यहाँ पर रखने के लिए मान जाती है क्योंकि अगर अकागामी यहाँ पर रहता है तो उसे घर के सभी काम करने पड़ेंगे। अब किकी के इस प्रपोजल को सुनकर बाकी लड़कियां खुश हो जाती है, मगर हम मिया को देखते हैं जो कि अकागामी को मारने के लिए तलवार निकालती है, मगर उसे कागुरा रोक देती है। इसके बाद किकी को सुकुयो यह बताती है कि अकागामी लड़कियों की जिम्मेदारियों से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। एंड इस बात को सुनकर किकी अपने कपड़े उतार कर अकागामी को खुद की जिम्मेदारियां दिखाने लगती है, जिसे देखकर अकागामी का हालत खराब हो जाता है। फिर यूजुकी किकी को यह बताने लगती है कि अकागामी ने आते ही उसे आई लव लव। एंड इस बात को सुनकर बाकी लड़कियां का भी तुम्हारे जैसा ही रिएक्शन होता है। इसके बाद अकागामी यहाँ से बाय बाय कहकर चला जाता है क्योंकि वो बाकी लड़कियों को और भी ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता है। मगर साथ ही अकागामी ये भी सोच रहा था कि यूजुकी को उसकी पहली मुलाकात शायद से याद नहीं है। इसके बाद यूजुकी को कुरागे ये बताती है कि अकागामी कोई बुरा लड़का नहीं है। एंड इस बात पर यूजुकी भी हाँ कहती है। इसके बाद हम अकागामी को बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं क्योंकि उसने आखिरी बस को भी मिस कर दिया है। इसके बाद हम यूजुकी को वहीं पर देखते हैं जो कि अकागामी को ये ऑफर देती है उसके साथ आज के लिए रहने के लिए, क्योंकि आखिरकार गलतियां दोनों से ही हुई थी। मगर यूजुकी के प्रपोजल को अकागामी मना कर देता है। फिर इसके बाद यूजुकी एंड अकागामी मिलकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अकागामी से हुई यूजुकी की पहली मुलाकात यूजुकी को याद है। साथ ही यूजुकी ये बात भी कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि कोई लड़का मुझसे मिलते ही ये कहेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। एंड इस बात के लिए अकागामी माफी भी मांगता है। फिर इसके बाद यूजुकी को अकागामी देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। एंड फिर ये दोनों ही एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। एंड अकागामी का पूरा नाम सुनने के बाद यूजुकी का मूड ही चेंज हो जाता है क्योंकि हमें ये पता चलता है कि अकागामी के बाप ने यूजुकी के फैमिली से बहुत ज्यादा कर्जा लिया था अपनी ठड़कपन को अंजाम देने के लिए। इसके बाद यूजुकी दो लड़कियों को रोके हुई थी क्योंकि वो दोनों ही अकागामी के जान के पीछे पड़े हैं। अकागामी अपने बाप की हरकतों के लिए माफी मांगता है, साथ ही ये भी कहता है कि वो उसका कर्जा चुकाएगा। फिर इसके बाद यूजुकी सभी को दो ऑफर बताती है, जहाँ पर पहले ऑफर में अकागामी हमेशा के लिए इनका स्लेव या फिर नौकर बन के रहेगा और दूसरे ऑफर में अकागामी के सभी बॉडी पार्ट्स ये लोग बेच देंगे। इसके बाद वोटिंग होती है इन्हीं दो ऑप्शन में से, जहाँ पर वोट इक्वल होता है। सिर्फ यूजुकी के वोट से डिसाइड होगा कि अकागामी के साथ होगा क्या। एंड यूजुकी अपनी बात रखते हुए यह कहती है कि यूजुकी अपने बॉडी यानी कि शरीर से इनके कर्जे को उतारेगा। एंड इस बात को सुनकर सभी लड़कियां ही हैरान हो जाती है। साथ ही हम अकागामी का भी ऐसा फेस देखते हैं। यूजुकी सभी को यह समझाती है कि उसके कहने का मतलब यह है जब तक अकागामी का कर्जा पूरा नहीं होता है वो तब तक यहीं पर काम करेगा। यूजुकी की इस बात को सुनकर मैं एंड सुकुयो को यह लगने लगता है कि पक्का अकागामी यूजुकी को ब्लैकमेल कर रहा है। अब क्योंकि ये दोनों लड़कियां बहुत ही बकबक कर रही थी, इसीलिए गुस्से में यूजुकी एक पत्थर को बीच से ही काट देती है, जिसकी वजह से सुकुयो एंड में चुप हो जाती है। इसके बाद यूजुकी अकागामी को टेम्पल दिखाने का कहती है। यूजुकी अकागामी को सबसे पहले एक स्टैचू दिखाती है जिस पर टेप लगा है। एंड हमें पता चलता है कि असल में सभी लड़कियों की वजह से ये स्टैचू टूट चुका है। यूजुकी अकागामी को ये बताती है कि टेम्पल को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है एंड इसीलिए वो अकागामी की मदद करेगी। यूजुकी अकागामी को बताती है कि वो उसका नाम यूजुकी ही ले। अकागामी फिर यूजुकी का हाथ पकड़ लेता है एंड फिर यूजुकी अकागामी को बाकी जगह दिखाने चली जाती है। एंड अब क्योंकि बाकी लड़कियों ने अकागामी को यूजुकी के साथ देख लिया है तो इसलिए वो आपस में ये बात कर रही थी कि यूजुकी को पक्का कुछ हो गया है। सुकुयो सभी लड़कियों को अकागामी को सबक सिखाने के लिए कहती है। सुकुयो की इस बात को सुनकर किकी सभी को सिडक्शन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। अब इस प्लान को शुरू में ना करने के बाद सभी लड़कियां मान जाती हैं, मगर सुकुयो ये पूछती है कि कौन सी लड़की अकागामी को सीड्यूस करेगी। तो किकी बताती है कि वही लड़की सीड्यूस करेगी जो कि सबसे ज्यादा सेक्सी है। एंड यहाँ पर सभी लड़कियां ही सुकुयो पर इशारा करती है, यह बताते हुए कि सुकुयो इस प्लान के लिए हामी भर देती है। सुबह के 5 बजे अकागामी बहुत ही तेजी से उठता है और घर के बहुत से काम करने के बाद खाना बनाने लगता है। अकागामी खाना बनाते वक्त खुद में खुशी था कि तभी वहाँ पर यूजुकी उठकर आती है। एंड यूजुकी को इस ड्रेस में देखकर जहाँ पर उसके ब्रेस्ट के बटन खुले हुए हैं, अकागामी की आंखें बड़ी हो जाती है। यूजुकी वहाँ से चली जाती है, यह कहकर कि तुम्हें बेल बजाना चाहिए था, वो हमारे क्लॉक के जैसा है। और यूजुकी को इन कपड़ों में देखने के बाद अकागामी का होश उड़ चुका है। उसने अपने खाने को भी जला लिया है। एंड अकागामी अपने भावनाओं पर बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है। एंड अब क्योंकि सुकुयो ये देख लेती है कि अकागामी यहाँ पर क्या कर रहा है तो उसे पता चल जाता है कि अकागामी का इंटरेस्ट किसमें है। ब्रेकफास्ट बनने के बाद अकागामी सभी को बुलाता है, सभी लोग आ जाते हैं। एंड सुकुयो ये सोच रही होती है कि अकागामी ने पक्का बहुत बुरा खाना बनाया है, मगर खाना को टेस्ट करते ही सुकुयो को ये पता चल जाता है कि अकागामी सभी लड़कियों में सबसे अच्छा खाना बनाता है। एंड वो अब इस खाने को हमेशा खाना चाहती है। अकागामी भी रंगलाई है। फिर अकागामी को देखकर सुकुयो भी मन में बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे ये पता ही था कि अकागामी इनको देखने के बाद ऐसा ही रिएक्शन देगा। अकागामी से सुकुयो ये कहती है कि मुझे ना तुम्हारी जरूरत है एक काम करने के लिए। अकागामी मान जाता है। एंड फिर सुकुयो ठंडी के मौसम में अकागामी को गर्मी के कपड़े पहनाती है। सुकुयो ये सोच रही थी कि अकागामी पक्का ही बहुत ही बुरा मानने वाला है, मगर अकागामी तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे एक मोंग के कपड़े जो मिले हैं। सुकुयो अकागामी को क्लिनिक साफ करने के लिए सुकुयो कहती है, मगर अकागामी ने पहले ही वो सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से साफ कर रखा है। अकागामी को सुकुयो लैपटॉप पे अकाउंटिंग का काम करने के लिए देती है, मगर अकागामी उसे आसानी से कर देता है, जिसकी वजह से सुकुयो भी अकागामी खुद में ये सोच रहा था कि मैं इस ट्रेनिंग को पार कर पाऊंगा कि नहीं। मगर यूजुकी को स्कूल के ड्रेस में देखकर अकागामी का बॉडी अपने आप ही गर्म होने लगता है। अब ये ट्रेनिंग खत्म होती है एंड फिर
अकागामी को युजुकी बात लेने के लिए कहती है। एंड इसी पॉइंट पर किकी अकागामी को बाथरूम में सेड्यूस करने का प्लान बताती है। एंड नहाने के बाद अकागामी डिनर बनाने के लिए गेट खोलकर बाहर निकलता है तो वो देखता है उसके सामने सुकुयो बैठी है। फिर सुकुयो अकागामी को देखती है एंड अकागामी खुद को देखता है एंड अकागामी ये पाता है कि वो तो नंगा है। एंड इस बात का पता चलने के बाद अकागामी बाथटब में जंप करता है एंड वो माफी मांगता है सुकुयो से। एंड वो जब सुकुयो को जल्दी ही करना पड़ेगा एंड यही सोचकर सुकुयो अपने कपड़े को थोड़ा और ढीला करने लगती है। कपड़े को ढीला करने को उन्हें थोड़ा और किया तो और कुछ करने के लायक वो रहेगी ही नहीं। अब क्योंकि सुकुयो काफी देर से ऐसी खड़ी थी तो इसीलिए अकागामी उसे कुछ पूछता है एंड अकागामी के टोकने पर सुकुयो पीछे हटती है, जिसके वजह से एक बॉक्स उसके रहा नहीं जाता। जैसा देख रही है वो ऐसा नहीं है, मगर तभी सुकुयो को भी ये समझ आता है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब ये कैसे भी हुआ हो मैं तो यही चाहती थी। फिर अकागामी को युजुकी यहाँ से जाने के लिए कह देती है। अकागामी ओके कहता है। फिर युजुकी सभी लड़कियाँ सुकुयो की तारीफ करने लगती है। लड़कियों का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है एंड अकागामी यहाँ से निकल चुका है, मगर पता नहीं क्यों सुकुयो अच्छा फील नहीं कर रही है। सुकुयो अपने सामने युजुकी को देखती है। वो युजुकी को बुलाती है तो युजुकी को बुलाती है, मगर हर बार ही युजुकी सुकुयो को इग्नोर करती है। अब इतनी बार इग्नोर कर रही है, इसीलिए वो युजुकी के कमरे में जाती है। अपना युजुकी बताती है कि किकी से। किकी पर गुस्सा होने के बाद सुकुयो युजुकी से पूछती है कि तुमने क्यों अकागामी को यहाँ पर रहने दिया। युजुकी बताती है क्योंकि मुझे लगा कि मॉम अगर यहाँ पर होती तो वो भी यही करती जो कि मैंने किया है। इस बात को सुनकर सुकुयो भी हाँ कहती है, क्योंकि इनके मॉम का कहना है जो भी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, वो मेल हो या फिर फीमेल। एंड युजुकी ने ये नोटिस किया है कि इन सभी बातों को सुनने के बाद सुकुयो को लगता है कि वो तो युजुकी के मामले में कुछ भी नहीं है। एंड वो ये भी बताती है युजुकी को कि देखा जाए तो उस वक्त अकागामी ने मेरी मदद ही की थी। सुकुयो के इस बात को सुनकर युजुकी कहती है कि हमें अकागामी से इन सभी चीजों को बताना चाहिए, मगर तभी किकी बताती है कि अकागामी तो पहले ही अपना सामान लपेट कर यहाँ से जा चुका है। इस बात को सुनकर दोनों ही लड़कियों का रिएक्शन ऐसा होता है। हम फिर अकागामी को देखते हैं जो कि ये सोच रहा था कि मैं अब उन सभी के पास नहीं जा सकता हूँ एंड इसीलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अकागामी पुलिस स्टेशन में आया है। अकागामी पुलिस ऑफिसर को ये बताता है कि उसने एक लड़की को किस किया है उसे बचाते वक्त एंड उसे अपना नंगा शरीर दिखाया है। इस बात को सुनकर पुलिस ऑफिसर अकागामी को बाहर निकाल कर ये बोल देता है कि यहाँ पर फिर मत आना। इसके बाद अकागामी अपने पुराने घर पर जाता है, मगर उसे पता चलता है कि उसके हाउस ओनर ने पहले ये किराएदार को रख लिया है। अकागामी फिर अपने सभी सामानों के बारे में पूछता है तो हाउस ओनर बताता है कि मैंने उन सभी को फेंक दिया है। हम अकागामी को बारिश में एक ब्रिज के नीचे बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा था कि घर खोना कोई बड़ी बात नहीं है। अकागामी को भूख लगता है तो वो खुद को ये बताता है कि कोई बात नहीं, वो लोग अच्छे से खा रहे होंगे क्योंकि उनके पास युजुकी है। युजुकी बहुत ही अच्छी लड़की है। अकागामी ये भी याद करने लगता है कि कैसे युजुकी उस दिन सुबह उठी थी एंड वो कितनी अच्छी लग रही थी। इस बात को सोचते ही अकागामी खुद को एक थप्पड़ मारता है, क्योंकि अकागामी को ठड़की ख्याल आ रहे हैं। अकागामी फिर सुकुयो के बारे में सोचने लगता है कि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत अच्छी लड़की है। साथ ही अकागामी को सुकुयो के बड़ी जिम्मेदारियों का भी याद आता है, जिसका वजह से वो फिर से खुद वापस से आ चुका है। अकागामी परेशान हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने तो शांति को पा लिया है, मगर उसके दिमाग में तो अब ठरकपन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अकागामी सोचता है कि मैं उन सभी लड़कियों का कर्जा चुकता कर दूंगा, मगर कर्जा तो अकागामी के औकात के ही बाहर है, जिसकी वजह से अकागामी कुछ भी नहीं कर सकता है। अकागामी निराश होकर अपने बारे में सोच रहा था कि वो अपने सामने ही युजुकी को देखता है, जिसे देखकर अकागामी का ऐसा मुंह हो जाता है। एंड फिर युजुकी अकागामी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी ठंड में, बरसात के मौसम में अगर तुम ऐसे बाहर रहोगे तो तुम मर जाओगे। अकागामी मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? हमें पता चलता है कि अकागामी युजुकी की तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि युजुकी का कपड़ा भीगा होने की वजह से युजुकी के कुछ और ही दिख रहे हैं। युजुकी अकागामी से पूछती है कि तुम क्यों टेम्पल छोड़कर आ गए? अकागामी बताता है कि तुमने ही तो कहा था। युजुकी अकागामी को बताती है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ बाथरूम से बाहर जाने के लिए कहा था। सुनो अकागामी, तुम एक बच्चे हो तो तुम्हें दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना चाहिए। एंड हाँ, वो बाथरूम का सिचुएशन तो हम बातें करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तुम ट्रेनिंग में नए हो तो तुम मेरे सामने बस एक बच्चे हो। एंड हाँ, बाय द वे तुम्हारा एज क्या है? अकागामी बताता है कि मैं 21 वर्ष का हूँ। अकागामी के एज को जानकर युजुकी पीछे जाती है एंड बताती है कि मेरा नाम है ओबा युजुकी एंड मैं 17 वर्ष की हूँ। अकागामी बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो, मगर अगले पल ही युजुकी चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि तुम एक एडल्ट हो तो तुम्हें दूसरों पर निर्भर होने की ज्यादा जरूरत है। युजुकी अकागामी को बताती है कि अगर तुम्हें ये भी करना नहीं आता है तो मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगी। अकागामी युजुकी की इन सभी बातों को सुनकर ऐसा रिएक्शन देता है। युजुकी अकागामी को ये भी बताती है कि शांति पाने का पहला कदम है अकेला ना रहना, तो इसलिए मेरे टेम्पल में आओ, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। ओह यार ये कितनी औसम है यार। अकागामी भी माफी मांगता है अपने हरकतों के लिए, क्योंकि अकागामी ने ना चाहते हुए भी सुकुयो कहती है। एंड फिर सुकुयो अकागामी को एक पेपर थमाती है जिस पर लिखा था वो मेरा पहली बार था, इसीलिए तुम्हें 5 लाख येन मुझे देने पड़ेंगे। दरअसल ये पैसे किसिंग फी है। इस पेपर को देखकर अकागामी का हालत खराब हो जाता है। घर आने के बाद मियाँ अकागामी को देखकर बिल्कुल ही हैरान होती है एंड ये पता चलने के बाद कि अकागामी अब यहीं पे रहेगा, मियाँ वहीं बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों लड़कियां नहाने का फैसला करती है। अकागामी भी कही कुरागे युजुकी के बारे में बहुत सी बुरी बातें करने लगती है, जिसकी वजह से सुकुयो कुरागे को चुप करा देती है।
मगर सुकुयो कुरागे को अच्छे से नहीं समझा पाती है, तो इसी बीच अकागामी उसे समझाते हुए ये कहता है कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तो तुम्हें उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर सुकुयो युजुकी के पास चली जाती है एंड अकागामी एंड कुरागे खाना बनाने लगते हैं। अब क्योंकि इससे पहले कुरागे ने युजुकी को बेवकूफ कहा था, तो अब वो युजुकी के बारे में जानना चाहता है, मगर तभी अकागामी खुद को समझाता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर अकागामी फिर भी वो देखना चाहता है। अकागामी युजुकी जो कि 17 साल की जवान लड़की है उसे देखना चाहता है, मगर वो फिर भी खुद को रोक रहा है। कुरागे अकागामी से पूछते है कि क्या तुम उन्हें छुप कर देखना चाहते हो? अकागामी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अकागामी को कुरागे ये बताती है कि ठड़की होना कोई गलत बात नहीं है। अकागामी पूछता है कि कैसे? कुरागे ये बताती है क्योंकि हम इंसान हैं और लॉर्ड बुद्धा के भी तो बच्चे थे। मैं भी तो एक मॉन्क की बेटी हूँ और मेल एंड फीमेल पैदा हुए ही है एक साथ रहने के लिए। कुरागे से आगे कुछ बोले कि तभी अकागामी उसे चुप करा देता है। कुरागे फिर भी ये बोलती है कि युजुकी भी तो ठड़की है, वो भी बड़ी वाली, मगर वो किसी को बताती नहीं है। कुरागे ये बताती है कि मैं जो भी बोल रही थी वो सभी मजाक है। कुरागे ये इसलिए बोल रही थी क्योंकि कुरागे चाहती है सुकुयो एंड युजुकी इंटेलिजेंट ना होकर पहले जैसे ही थोड़ा सा बेवकूफ रहे। एंड जब से अकागामी यहाँ पर आया है, दोनों लड़कियां ही थोड़ी थोड़ी बेवकूफ हरकतें कर रही हैं, जो कि कुरागे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए कुरागे अकागामी को थैंक यू भी कहती है। अब कुरागे की इन सभी बातों को सुनकर अकागामी को ये लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। अकागामी साथ ये भी कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मगर कुरागे अकागामी को थैंक यू कहने के लिए बाथरूम का वो गेट खोलने के लिए चली जाती है। जब कुरागे गेट खोलने ही वाली होती है कि तभी अकागामी ही गेट खोल देता है एंड वो दोनों लड़कियों को इस हालत में देखता है जहाँ पर उसका रिएक्शन ऐसा होता है। इसके बाद हम अकागामी का पिटा हुआ अकागामी को सबक सिखाएगी। मिया बहुत ही गुस्से के साथ रोते हुए फेस के साथ भी अकागामी को देखती है एंड हम कागुरा को भी देखते हैं जो कि मुस्कुरा रही थी। अब क्योंकि अकागामी की वजह से पूरा टेंपल ही बर्बाद हो चुका है, इसीलिए मिया अकागामी को फाइट करने के लिए चैलेंज करती है एंड अगर अकागामी हारता है तो मिया अकागामी के साथ कास्ट्रेट करेगी। अब इसका मतलब तो मुझे नहीं पता है, मगर क्योंकि मिया ने एक सीजर को रखा है तो मुझे लग रहा है कि शायद से मिया अकागामी का औजार काटने की बात कर रही है एंड इस मुकाबले के लिए अकागामी भी तैयार है। हम फिर सुकुयो कुरागे एंड युजुकी को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। इस फाइट के लिए युजुकी अकागामी बाद अकागामी के पीछे मिया अकागामी का नाम लेते हुए बहुत गुस्से में बाहर आती है। अकागामी से मिया ये पूछती है कि क्या तुम फाइट के लिए रेडी हो? अकागामी कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ मिया। एंड अपना नाम अकागामी के मुंह से सुनकर मिया अकागामी को ये बोलने लगती है कि मैं तुमसे पहले से यहाँ पर हूँ, तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। अकागामी बोलता है कि मगर हम तो सेम सिचुएशन में हैं। एंड इस बात को सुनकर मिया गुस्सा हो जाती है। इसके बाद मिया अपने बारे में बहुत सी बातें करने लगती है, मगर इसी बीच अकागामी को कागुरा अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड अकागामी कागुरा की बातें सुनने लगता है। कागुरा से अकागामी को ये पता चलता है कि मिया के साथ कागुरा काफी पहले से है। मिया से अकागामी ये पूछता है कि हम इस बैटल को ड्यूल क्यों नहीं कह सकते हैं? मिया ये बताती है कि मैं इसे ड्यूल बैटल नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वो हरकत नहीं भूल सकती हूँ जो कि तुमने मेरे साथ पहली मुलाकात में किया था। फिर अकागामी मिया को देखकर मुस्कुराता है एंड इस पर कागुरा फिर अकागामी को मिया को पनिश करने के लिए कहती है। अकागामी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मिया को पनिश करे, इसीलिए कागुरा एक बुक निकालती है जहाँ पर बहुत सारे पनिशमेंट लिखे हैं। साथ ही यहाँ पर किसी फिनेंस की बात हो रही है, जिसकी वजह से अकागामी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है इस बुक में। फिर कागुरा एक पनिशमेंट को मिया को समझाने लगती है एंड इस पनिशमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को मिया के बॉडी के अंदर किसी तरह से डाला जाएगा। इस बात को सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अकागामी को तो कुछ और ही चाहिए एंड वो चीज और कुछ नहीं बल्कि वो बुक है। अकागामी सारा तो बुक की तरफ करता है, मगर मिया समझती है कि उसे बुक नहीं बल्कि बहुत चाहिए। फिर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब तरह की कन्वर्सेशन होती है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब अकागामी के इन ठर की बातों को सुनकर मिया ये कहती है कि तुम यहाँ पर बस संभोग करने के लिए आए हो। अकागामी बोलता है कि चिंता मत करता है। अब इसके बाद जब अकागामी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसके ऊपर मिया इस तरह से बैठी है। फिर मिया ये बताती है कि मैं सभी चीजों को ठीक करने आई हूँ एंड ये सिर्फ एक रात के लिए है। ओके ठीक है, तो पेनल्टी यानी कि सजा को शुरू किया जाए। हम अकागामी का फेस देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मिया यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि इससे पहले वो बीच में ही बातों को छोड़कर भाग गई थी। मिया ये कहते हुए कि तुम्हें ये चाहिए, वो अपने बॉल्स को अकागामी के फेस पे रखती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। मिया अकागामी को जल्दी जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि ये उसके लिए एम्बैरेसिंग है। मिया ये भी बताती है कि तुम यही चाहते थे ना। मैं ये भी बताती है कि चिंता मत करो, ये सपना सिर्फ आज रात के लिए ही है। अकागामी को लगने लगता है कि ये सही में सपना है, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है ये देखते हुए कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, मगर तभी वो करो और पूरी रात तक करो। कागुरा को देखने के बाद अकागामी को ये पता चल जाता है कि यह कोई सपना नहीं है। वो मिया को खुद से दूर करके ये कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। अब मिया कुछ बोले इससे पहले ही अकागामी समझ जाता है कि ये पक्का से पनिशमेंट है मिया का। अकागामी मिया को और कुछ भी ना करने के लिए कहता है क्योंकि मिया उस बुक से कहीं ज्यादा है। अकागामी की इन बातों को सुनने के बाद मिया को ये पता चल जाता है कि अकागामी तो सिर्फ बुक मांग रहा था, ना कि ये सब जो कि मिया भी कर रही थी। एंड ये पता चलने के बाद मिया शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है, वो भी चिल्लाते हुए। इसके बाद कागुरा कुछ अकागामी को बताती है जो कि हमें नहीं बताया जाता है। मिया दौड़ते हुए खुद को एक बहुत बड़ा बेवकूफ एंड फेलियर मान रही थी एंड साथ ही उसे ये समझ नहीं आता है कि लड़कियों के टेंपल में ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। मिया ये फैसला करती है कि वो आज की रात स्टोरेज रूम में बैठकर मेडिटेशन करेगी। वो जब गेट खोलती है तो वो अपने सामने अकागामी को देखती है। हमें यह पता चलता है कि अकागामी को यहाँ पर कागुरा ने भेजा है। अब क्योंकि मिया को अकागामी के साथ नहीं रहना है, वो इसीलिए गेट को खोलती है, मगर गेट अब नहीं खुल रहा है क्योंकि बाहर से कागुरा ने लॉक मारकर चाबी अपने पास रखी है।
अकागामी हमें ये बताता है कि इस रूम से हम खिड़की से भी बाहर नहीं जा सकते हैं, इनके पास फोन भी नहीं है एंड चिल्लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि टेंपल में कोई नहीं है। अकागामी मिया के पास जाने लगता है तो मिया अकागामी को रोक देती है। एक ब्लैंकेट मिलता है अकागामी को, मगर मिया उसे ये बताती है कि उसे मर्दों के छुए हुए चीज नहीं लेना है। थोड़ी देर पहले ही अकागामी के साथ मिया हर कुछ करने के लिए तैयार थी, मगर अब इसके अलग ही नखरे हैं। अकागामी ब्लैंकेट को नीचे रख देता है एंड वो एक अजीब टेबल को देखता है जिसके बारे में वो मिया से पूछता है। मिया हमें ये बताती है कि वो एक ऐसा टेबल है जहाँ पर उन लोगों के सर को काट कर रख दिया जाता है जो कि बुद्धा के टीचिंग्स को नहीं मानते हैं। मिया को ये बात कागुरा ने बताई है। अब इन्हीं बातों के बीच में हम देखते हैं कि मिया को जुकाम हो रहा है धीरे धीरे एंड इसीलिए अकागामी मिया को ब्लैंकेट उड़ाने के लिए उसके धीरे धीरे करके बहुत करीब आ जाता है, जिसका वजह से मिया घबराते हुए अकागामी को दूर करने लगती है क्योंकि वो ये बताती है कि अगर अकागामी उसके और पास आया तो वो टर्नेड ऑन हो जाएगी, यानी कि मिया अकागामी के साथ उन गंदी चीजों को करने से खुद को नहीं रोक पाएगी। मिया के इस बात पर अकागामी का ऐसा रिएक्शन होता है। फिर हमें इस पिक्चर को दिखाया जाता है। अकागामी फिर मिया से बोलता है कि क्या तुम टर्न ऑन हो जाओगी। हम फिर मिया को रोते हुए देखते हैं क्योंकि वो ये सभी चीजें इस तरह से तो नहीं कहना चाहती थी। अकागामी मिया के ऊपर वही टावर रख देता है जिसका वजह से मिया चुप हो जाती है एंड बैठ जाती है। मिया अकागामी को अभी जो हुआ एंड रूम में जो हुआ उसे भूलने के लिए कहती है, मगर अकागामी बताता है कि ये करना बहुत मुश्किल होगा। अकागामी मिया से पूछता है कि थोड़ी देर पहले तुम आउट ऑफ कैरेक्टर थी। मिया बताती है कि आउट ऑफ कैरेक्टर असल में वही मिया का रियल कैरेक्टर है। मिया जापान आने के पीछे अपना रीजन बताती है एंड हमें ये पता चलता है कि मिया की फैमिली एक इरोटिक फैमिली है। फिर हमें मिया अपनी फैमिली के बारे में बताती है एंड हमें पता चलता है कि मिया की मॉम बिल्कुल अकागामी के डैड के जैसे हैं। अकागामी के डैड जो कि लड़कियों के पीछे पागल थे, मिया की मॉम लड़कों के पीछे पागल है एंड वो एक मर्द से नहीं मानती है। एंड बचपन में मिया अपने मॉम की जैसा बनना चाहती थी, इस वजह से मिया की कभी भी दोस्त नहीं बन पाई। सिर्फ एक ही दोस्त बनी जो की थी कागुरा। एंड जब मिया को पता चला कि उसकी मॉम जो कर रही है वो असल में नॉर्मल नहीं है, इसलिए मिया ने अपने मॉम से दूर जाने का फैसला किया एंड शांति की खोज में मिया स्कूलिंग खत्म करने के बाद जापान में इस टेंपल में चली आई। मगर अकागामी के वजह से मिया फिर से पुरानी मिया बन रही थी एंड इसलिए वो अकागामी पर गुस्सा है। वो जब अकागामी को देखती है तो वो देखती है कि अकागामी रो रहा है। अकागामी मिया को ये बताता है कि यही सेम कहानी मेरी है एंड ये पता चलने के बाद ये दोनों ही रोने लगते हैं। मिया को ये लगने लगता है कि अकागामी एंड उसकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ऊपर वाले का कर्म है। मगर मिया खुद को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड उसे अपनी फैमिली एंड अकागामी से दूर रहना है। मिया ये सोच रही थी कि तभी अकागामी ये कहता है कि चलो हम मिलकर फाइट करें। इसके बाद अकागामी मिया को बहुत सारी बातें बताने लगता है कि वो लोग मिलकर कैसे शांति को पा सकते हैं। मिया बोलती है कि तुम मेरे बॉडी में इंटरेस्टेड होना। अकागामी बोलता है हाँ, मगर तभी अकागामी खुद को पंच मारता है क्योंकि अकागामी मिया चुका है। तो अब ये लोग पूरी रात ही इस बुक की मदद से प्रैक्टिस करेंगे। सुबह का टाइम होता है एंड युजुकी झाड़ू मार रही थी। युजुकी कागुरा को देखती है तो वो उसके पास जाती है। युजुकी कागुरा बुलाती है तो कागुरा युजुकी को चुप कर देती है क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं। अकागामी और अंदर। ठीक है मिया, अब मैं करने वाला हूँ। इन बातों को सुनकर युजुकी शर्मा जाती है तो कागुरा ये बताती है कि अरे चिंता मत करो, ये बस कुछ फाइनेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कागुरा दरवाजा खोलती है तो हम अकागामी एंड मिया को इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर मिया कहती है कि अपने हाथे और अंदर डालो। अकागामी कहता है कि ठीक है। अब अकागामी एंड मिया की ठरकी बातें एंड इन ठरकी नजारों की वजह से युजुकी का बुरा हाल हो रहा था। इसके बाद हम अकागामी को अपने गर्दन में लपेटे हुए इस बोर्ड के साथ बैठा हुआ देखते हैं एंड अकागामी इस तरह युजुकी की वजह से बैठा है। फिर वहाँ पर किकी आती है। किकी युजुकी से पूछती है कि आज तो तुम्हारा मीटिंग है एंड उस मीटिंग की वजह से ये टेंपल रहेगा या नहीं रहेगा ये फैसला होगा। एंड इस बात को सुनकर युजुकी एंड अकागामी बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे टेंपल पे पहुंचना है। युजुकी ये भी बताती है कि उसे किमोनो भी पहनना है। अकागामी कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें पहना दूंगा। हमें ये पता चलता है कि ये मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि एक टेंपल को चलाने के लिए एक प्रीस्ट की जरूरत होती है, मगर इस टेंपल में नहीं है। एंड ये मीटिंग अगर कामयाब होती है तो एक नया प्रीस्ट आ जाएगा इस टेंपल में एंड ये टेंपल कभी बंद नहीं होगा। अकागामी युजुकी को ये यकीन दिलाता है कि ये लोग टेंपल पर टाइम पर पहुंचेंगे, मगर ये लोग लेट हो जाते हैं बस स्टॉप पर। बट लकीली अकागामी को एक स्कूटर मिल जाता है इस बंदे से। थोड़ी देर तक स्कूटर की सवारी करने के बाद इन्हें लगता है कि अब ये टाइम पर पहुंचेंगे, मगर तभी स्कूटर बंद पड़ जाता है क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। युजुकी फिर एक बस को देखती है एंड ये दोनों ही उस बस के अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये बस नहीं बल्कि एक ट्रक है। एंड अब क्योंकि युजुकी ने एक ट्रक को बस समझा है इसलिए वो कोने में बैठकर अपने बेवकूफी पर खुद को ही सुना रही थी। एंड वहीं पर अकागामी को ये ख्याल आ रहा था कुरागे का, जहाँ पर कुरागे ये बोल रही थी कि युजुकी ठरकी है, कमजोर यानी एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ ठरकी है। युजुकी अकागामी से माफी मांगती है क्योंकि उसके वजह से अकागामी की मेहनत बर्बाद हो चुकी है एंड वो अब शायद से टेंपल को भी नहीं बचा पाएगी। युजुकी की इन बातों को सुनकर अकागामी टी है तुम्हारे किमोनो पहनने का। युजुकी का रिएक्शन एंड अकागामी बोलता है कि तुम्हारे कपड़े बदलते ही अगले रेड लाइट पर हम निकल जाएंगे। युजुकी कुछ पूछे उससे पहले अकागामी बता देता है कि निकलने के बाद मैं इस ट्रक को किराए पर लेकर वापस कर दूंगा। एंड हाँ, मैं इस ट्रक को चलाना जानता हूँ क्योंकि मुझे ट्रक चलाने का भी एक्सपीरियंस है। युजुकी पूछती है कि पगले तेरे पास तो पैसा है नहीं, तू बोरो कैसे करेगा। अकागामी ये बताता है कि अब क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी अकागामी हंस रहा है जिसे प्यार भरी नजरों से युजुकी देख रही है। फिर ये कपड़े बदलने लगते हैं। टेंपल के मीटिंग में पहुंचने के लिए बस 30 मिनट रह गए हैं, मगर ये दोनों भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब क्या ये दोनों मीटिंग में टाइम पर पहुंचकर टेंपल को बचा पाएंगे?
और अकागामी कब तक इन ठरकी लड़कियों से अपनी इज्जत बचा पाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि अकागामी ने युजुकी के कपड़े बदलने में मदद करके उसके कपड़े को बदल दिया है। एंड फिर ये लोग ट्रक लेकर टेम्पल की ओर निकल रहे हैं। जाते वक्त युजुकी ये सोच रही थी कि उसे किसी भी हाल में इस टेम्पल को बचाना है एंड इसीलिए वो शादी करने तक के लिए मान गई है। हम एक टेम्पल के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि झाड़ू मार रहा है एंड वो बंदा एक ट्रक को उड़ते हुए देखता है एंड वो ट्रक पेड़ में जा लगता है। ट्रक से बाहर युजुकी निकलती है एंड उस बंदे को समझाती है कि वो यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आई है एंड वो बंदा भी युजुकी को पहचान लेता है। फिर युजुकी अकागामी के पास आकर उसे थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। अकागामी से बात करने के बाद युजुकी अंदर जाने लगती है तो अकागामी भी युजुकी को आगे जाने का कहकर ये सोचने लगता है कि युजुकी की शादी होने वाली है तो अब मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अकागामी आंखें बंद करके ये कहता है कि युजुकी मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि तभी हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो कि अकागामी को देख रही थी। लड़की को देखने के बाद अकागामी लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की भी पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब क्योंकि अकागामी ने टेम्पल के कपड़े को पहना है इसीलिए वो लड़की अकागामी को टेम्पल का मेंबर समझकर उसे अंदर ले जाने लगती है। टेम्पल के अंदर हम युजुकी को देखते हैं जो कि एक लड़के के सामने बैठकर अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। हमें यह पता चलता है कि इस लड़के का नाम कीजो होआन है। कीजो युजुकी से पूछता है कि तुम तो काफी यंग हो, तुम इस एज में क्यों मैच मेकर चाहती हो। तो युजुकी बताती है कि वो अपने टेम्पल को बचाना चाहती है क्योंकि वो टेम्पल एंड वहाँ पर रहने वाले लोग युजुकी के लिए उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एंड युजुकी ये बोलकर कि वो पक्का मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे अभी भी अपना चेहरा घुमाती है तो वो अकागामी को देखती है झाड़ू मारते हुए। अकागामी को यहाँ पर ऐसे देखकर युजुकी का रिएक्शन ऐसा हो जाता है वो सोचने लगती है कि क्या ये सही में अकागामी है। अकागामी भी ये सोच रहा था कि मैं युजुकी को किसी और के साथ ऐसे मीटिंग करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ मगर युजुकी अभी बहुत ही अच्छी लग रही है, उसे नजर हटा पाना मेरे बस की बात नहीं है। अकागामी की सोच में युजुकी अकागामी को ये बोल रही थी कि अकागामी मुझे देखो। अब क्योंकि अकागामी ने कुछ अजीब अजीब ही सोच लिया इसलिए वो खुद को पीटने लगता है ये कहते हुए कि नहीं मुझे ठरकपन वाली सोच फिर से नहीं चाहिए, ठरकपन वाली सोच है ये। अकागामी की इस हरकत को देखकर युजुकी को यकीन हो जाता है कि यही अकागामी है। कीजो युजुकी से पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। युजुकी बता युजुकी की तो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर उसका कोई जानने वाला है। अब इन हालातों के वजह से युजुकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे या फिर क्या कहे। दूसरी तरफ अकागामी को ये पता चल जाता है कि उसकी भंड प्रेजेंस की वजह से युजुकी भी डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी है इसलिए अकागामी ये फैसला करता है कि उसे छुपना होगा। वो इधर उधर देखने लगता है। बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर अकागामी ये बताता है कि क्योंकि मैच मेकर यहाँ पर नहीं है तो इसलिए मैं उसकी जगह लेने के लिए आया हूँ। युजुकी अकागामी से इशारे में पूछते है कि ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर क्यों हो। तो अकागामी माफी मांगने लगता है, हाँ बस इशारे में ही। फिर अकागामी युजुकी से ये कहते हुए पूछता है कि माय लेडी क्या हम अब शुरू करें। एंड कीजो से पूछता है कि माय लॉर्ड क्या हम शुरू करें। कीजो से अकागामी पूछता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस मौसम में डेट पर क्या करना चाहेंगे। कीजो बताता है कि मैं मूवी देखना चाहूंगा। कीजो की इस बात को सुनने के बाद युजुकी को लगने लगता है कि फाइनली कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है, मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। वो अकागामी को देखती है तो अकागामी ऐसे रिएक्शन के साथ ये कह रहा था कि एक मूवी। अकागामी ये सोच रहा था कि एक मूवी थिएटर जहाँ पर एक कपल हो, अंधेरा हो एंड अंधेरे में। अकागामी की सोच में युजुकी ये बोलती है कि मुझे शर्म आ रही है। मगर अकागामी खुद को ये समझाता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है इसलिए वो फिर से सवाल पूछने लगता है। वो कीजो से पूछता है कि माय लॉर्ड आप अपने दिन के थकान को कैसे उतारते हो। कीजो बताता है कि मैं नहाना पसंद करता हूँ हॉट स्प्रिंग में। हॉट स्प्रिंग के नाम को सुनकर अकागामी युजुकी को इन कपड़ों में इमेजिन करने लगता है जिसका वजह से अकागामी का हालत खराब हो रहा था। अकागामी फिर कीजो से पूछता है कि अगर आपका शादी हो गया तो आप क्या चाहेंगे। कुछ बताता है कि उसे कम से कम 10 बच्चे चाहिए। इस बात को सुनकर अकागामी युजुकी को ये कहते हुए इमेजिन करने लगता है कि मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए। अब इन बातों को सोचने की वजह से अकागामी का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जिसका वजह से उसे ये बंदा यहाँ से लेकर चला जाता है। अकागामी के जाने के बाद कोजी ये बताता है कि उसे ये लगता है कि अकागामी यहाँ पर युजुकी की मदद करने के लिए आया था। साथ ही कोजी ये भी क्लियर करता है कि उसे झूठ बर्दाश्त नहीं है। इस बात को सुनकर युजुकी को उसके मॉम की बातें याद आती है जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि बेटा युजुकी तुम्हें कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। एंड इस बात को याद करने के बाद युजुकी कीजो को यह बताती है कि उसे शादी करने का कोई मन नहीं है, वो यहाँ पर बस अपने टेम्पल को बचाने के लिए आई है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि युजुकी ऐसी तरह से एक मेल रिश्ते से एंगेजमेंट कर लेती है तो वो 3 साल के अंदर में ही एक नन बन जाएगी एंड वो अपने दम पर ही एक टेम्पल को चला पाएगी एंड चाहत वो उसके बाद अपने एंगेजमेंट को तोड़ भी सकती है। एंड ये बात युजुकी को एक स्कैम के जैसा लग रहा था मगर युजुकी इसे एक ट्रायल देने के लिए मान जाती है। प्रेजेंट में युजुकी अपनी ये सभी बातें कोजी को बता चुकी होती है एंड कोजी से युजुकी एक चांस मांगती है। कोजी ये बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे टेम्पल के बारे में, मैंने सुना है कि उस टेम्पल की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। कोजी का मेन मोटिव ये होता है कि वो उस टेम्पल को और चलने नहीं देना चाहता है क्योंकि उस टेम्पल की अब कोई भी जरूरत नहीं है कोजी के नजर में। युजुकी कुछ बोले कि उससे पहले ही वहाँ पर अकागामी बैठा हुआ था तो वो एक चाकू से अपने शर्ट को फाड़ते हुए ये बोलने लगता है कि ये सब मेरी वजह से है, मेरी वजह से तुम सभी की इमेज खराब हो रही है इसलिए मैं अपनी जान दे दूंगा। मगर वो अपनी जान ना देकर कोजी से माय लॉर्ड कहते हुए एक चांस मांगने लगता है। अकागामी से कीजो ये कहता है कि अगर टेम्पल बंद हो जाता है तो तुम्हें इनकी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, अपने कर्जे को चुकाने के लिए तुम काम करके कर्जे को चुका सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। एंड इस बात को युजुकी भी मानती है एंड इसलिए कीजो ये कहने ही वाला था
कि उस टेम्पल की किसी को भी जरूरत नहीं है कि तभी अकागामी उसे रोकते हुए ये बताता है कि उस टेम्पल की वजह से मैं 2 बार बचा हूँ। अकागामी की इस बात को सुनकर कीजो ये बताने लगता है कि तुम उस वक्त क्या करोगे जब यूजुकी इस टेम्पल की वजह से प्रॉब्लम में होगी, उसकी फैमिली इस टेम्पल की वजह से प्रॉब्लम में होगी। अकागामी बोलता है कि मैं उसे सपोर्ट करूंगा। अकागामी की इस बात को सुनकर यूजुकी की आंखें चमकने लगती है एंड कीजो ये बोलता है कि क्या तुम कसम खाते हो कि तुम अपनी बची हुई जिंदगी यूजुकी को खुश रखने में बिताओगे? मैं बिताऊंगा। क्या तुम उसके साथ रहोगे बीमार होते हुए भी? मैं रहूंगा। इन दोनों की इन बातों के बीच में हम यूजुकी का ऐसा फेस देखते हैं। फिर कीजो ये कहता है क्या तुम एक दूसरे का साथ दोगे, एक साथ रहोगे यानी एक अच्छी फैमिली बनाओगे? अकागामी बोलता है हाँ मैं बनाऊंगा। अकागामी के इन सभी बातों को सुनने के बाद कीजो ये फैसला करता है कि वो यूजुकी के एंगेजमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, मगर वो उससे शादी नहीं करेगा, वो बस यूजुकी को अपना नाम दे रहा है। कीजो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है एंड कीजो एक दूसरे रूम में आता है जहाँ पर ये लड़की कीजो से ये कहती है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम यूजुकी को मना लोगे ताकि वो उस टेम्पल को बंद कर सके, मगर तुमने तो उल्टा ही कर दिया। कीजो ये बताता है कि ये सभी अकागामी के वजह से हुआ है। कीजो ये भी बताता है कि तुम्हें भी उस लड़के में कुछ तो खास लगा, इसलिए तुमने उसे इस मीटिंग में शामिल किया है ना, हेड प्रीस्ट ओबा। एंड गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि यूजुकी का पूरा नाम है यूजुकी ओबा एंड इस लड़की का भी नाम है ओबा, यानी कि इन दोनों में कोई तो रिलेशन है। एंड हमें पता चलता है कि ओबा को अकागामी के डैड के बारे में पता है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर भी अकागामी के डैड ने कुछ तो गुल खिलाया था। एंड अब क्योंकि यूजुकी एंड अकागामी का काम हो चुका है तो वो निकलने लगते हैं अपने घर की तरफ, मगर वो आखिरी बस को भी मिस कर देते हैं। इसलिए ये दोनों ट्रेन को पकड़ने का फैसला करते हैं। एंड जब ये लोग जा रहे थे तो उसी वक्त अकागामी ये सोचता है कि अब यूजुकी की शादी तो हो रही है मगर उसकी सही में शादी नहीं हो रही है। साथ ही इसका ये भी मतलब है कि अकागामी अब उस टेम्पल से कहीं और नहीं जाएगा। इस बात को सोचकर अकागामी खुश हो रहा था तो वहीं यूजुकी की आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही वो बहुत ज्यादा ब्लश भी कर रही थी। एंड इसलिए यूजुकी अकागामी की आंखों को बंद कर देती है क्योंकि वो अकागामी को अपना ये फेस नहीं दिखाना चाहती है। मगर अकागामी यूजुकी को देख लेता है। इस पर यूजुकी और भी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर हमें ये पता चलता है कि इन दोनों ने आखिरी ट्रेन को भी मिस कर दिया है। और इतना ही नहीं, इन्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलती है, साथ ही यूजुकी का फोन भी डेड है। यूजुकी अकागामी से पूछती है कि तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? हमें पता चलता है कि अकागामी ने तो उस फोन को पहले ही तोड़ रखन करने के लिए। ये दोनों ही एक होटल को देखते हैं, नहीं लव होटल को देखते हैं। लव होटल को देखकर अकागामी की आंखें चमकने लगती है, मगर वो खुद को समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो लड़की मुझे रिझा नहीं रही है तो अकागामी या किमित्सु ये कोई कम ऑन चांस नहीं है। हाय मेरे ठरकी विचार, थोड़ा सा शांत हो जा। अकागामी ये सोच रहा था कि तभी वो अपनी आंखें खोलता है जहाँ पर यूजुकी उसे इशारे में कह रही थी कि क्या हम वहाँ पर चलें। अकागामी बोलता है कि यूजुकी तुम ये क्या कह रही हो? यूजुकी बताती है कि मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, वैसे भी हमारे पास और कोई जगह तो है नहीं रहने के लिए। अकागामी ये बोलता है कि एक लड़का और एक लड़की लव होटल में एक साथ नहीं रह सकते हैं, मगर अकागामी ये बोलने के साथ ही चेक इन भी कर लेता है, वो भी खुद से ही। चेक इन होने के बाद ये लोग रूम में जाते हैं। रूम भी काफी अच्छा है। अकागामी ये सोच रहा था कि ठीक है अभी का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, मेरी ठरकपन आगे नहीं आएगी। हाँ, मगर तब तक कि जब तक अकागामी वॉल्स को नहीं देखता है, क्योंकि सीलिंग पर तो कुछ लगे हैं जो कि हमें नहीं दिखाया गया है। यूजुकी अकागामी को एक बुक दिखाती है जहाँ पर कॉस्ट्यूम्स थे। एंड अकागामी उन कॉस्ट्यूम्स को देखकर यूजुकी को उन्हीं कॉस्ट्यूम में इमेजिन करने लगता है। यूजुकी ये बताते हैं कि हम एक मूवी भी देख सकते हैं। अब क्योंकि अकागामी के ठरकपन का लेवल कुछ और ही ऊपर बढ़ रहा था, इसलिए वो यूजुकी के हाथ से उस बुक को छीन कर फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों ही काफी देर तक बेड पर बैठे रहते हैं, मगर ये एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, जिसका वजह से रूम में काफी शांति होती है। ऐसा कुछ देर करने के बाद यूजुकी अकागामी को शावर लेने के लिए कहती है। अकागामी थोड़ा सा चौंकता है एंड फिर वो जाता है शावर लेने के लिए। एंड बाथरूम के अंदर अकागामी का तो बुरा हाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ यूजुकी हेंटाई देख रही है। हाँ, तुमने सही सुना, होटल वालों ने जो मूवी दी है इन दोनों को देखने के लिए वो और कुछ नहीं बल्कि कॉर्न या फिर हेंटाई है। अकागामी ये सोच रहा था कि यूजुकी ने उसे बात लेने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अकागामी थक चुका है। ऐसा कोई ठड़कपन वाला मतलब नहीं है, मगर हम यूजुकी को तो हेंटाई देखते हुए देखते हैं, वो भी चेहरे पे हाथ रख के उंगलियों के बीच में से, जिसे देखकर यूजुकी पूरी तरह से लाल हो चुकी है। अकागामी यही सोचकर कि कोई भी गलत मतलब नहीं है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। वो बात से बाहर निकलता है, यूजुकी के सामने जाता है, कहते हुए कि मैंने बात ले ली, इसी वक्त बंद कर देता है। अब इस वीडियो को देखकर ये जानकर कि यूजुकी ये देख रही थी, अकागामी ये सोचने लगता है कि यूजुकी ने मुझे पहले ही ऐसे ही बाथरूम में नहीं जाने के लिए कहा था, बल्कि उसके पीछे मेन रीजन ये था कि वो इस वीडियो को देखना चाहती थी। अब यही बात सोचकर अकागामी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, साथ ही उसके आजू बाजू उसके सोच में ही कुरागे उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। हम अकागामी के इन दोनों रूप को देखते हैं एंड ये दोनों रूप ही अकागामी को फोर्स कर रहे थे यूजुकी के साथ एडल्ट वाली चीज करने के लिए, मगर अकागामी खुद में यह फैसला करता है कि वो यूजुकी को खुद से बचा कर रहेगा। हम यूजुकी को नहाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही थी हेंटाई के बारे में एंड वो ये भी सोचती है कि वो अकागामी के साथ एक लव होटल में है एंड वो क्या करे। यूजुकी इन्हीं सभी बातों को सोचने के साथ ही
बात टब में बैठती है, जिसका वजह से उसका मन शांत हो जाता है एंड वो उसे सपोर्ट करेगा। एंड इन्हीं सभी बातों के साथ ही युजुकी ये फैसला कर लेती है कि अगर आकागामी सही में उसके साथ वो चीजें करना चाहता है तो वो उसे करने देगी। आकागामी के पास युजुकी जाती है बांधा है क्योंकि वो युजुकी को किसी भी तरीके से वो खुद को युजुकी पर हावी नहीं होना देना चाहता है। आकागामी को ऐसा देखकर युजुकी आकागामी के आंखों पर पट्टी बांधकर बेड पर लेट जाती है, आकागामी को बेवकूफ कहकर। टेम्पल के अंदर सुकुयो को देखते हैं जो कि बैठकर युजुकी के बारे में सोच रही थी एंड तभी उसी वक्त युजुकी एंड आकागामी आ जाते हैं। सुकुयो युजुकी एंड आकागामी के पास जाती है। सुकुयो युजुकी से पूछती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। युजुकी ये बताती है कि मेरा फोन डेड हो चुका था। सुकुयो युजुकी एंड आकागामी से कहती है कि अच्छा हुआ कि कुछ और नहीं हुआ। युजुकी एंड आकागामी इस रिएक्शन के साथ कहते हैं कि हाँ कुछ और नहीं हुआ, जिससे सुकुयो को यह समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ सही में हुआ है कि नहीं। फिर दोनों लड़कियों को आकागामी स्कूल के लिए रवाना कर देता है। जाते वक्त युजुकी से सुकुयो ये कह रही थी कि कल रात तुमने ट्रेन मिस कर दिया एंड तुम लोग लव होटल में रहे मगर तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ। युजुकी बोलती है कि हाँ। सुकुयो युजुकी से ये भी कहती है कि तुम्हें किसी को भी ये नहीं बताना है कि हम आकागामी के साथ रहते हैं। युजुकी को समझ नहीं आता है कि क्यों वो किसी को ये ना बताए। सुकुयो ये बताती है क्योंकि हम न्यूनेरी में रहते हैं। न्यूनेरी का मतलब है ये सभी लोग एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं, वो भी नन्स बनने के लिए। युजुकी शुरू में नहीं मान रही थी कि वो ये ना बताए कि वो आकागामी के साथ रहती है क्योंकि वो आकागामी के साथ लव होटल में रह के आई है बिना कुछ किए। मगर सुकुयो युजुकी को चुप करा देती है, साथ ही उसे ये भी कहती है कि तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओगी कि हम आकागामी के साथ रहते हैं। एंड युजुकी मान जाती है। क्लासरूम के अंदर बैठकर सुकुयो ये सोच रही थी कि युजुकी पहले आकागामी से मिलने से बहुत अलग थी मगर वो अब बदल चुकी है। सुकुयो ये बातें सोच रही थी कि तभी उसके पास उसके दो दोस्त आती हैं एंड वो सुकुयो से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम किसके बारे में सोच रही हो। सुकुयो ये बताती है कि कुछ नहीं। ये पिंक बालों वाली लड़की सुकुयो से ये पूछती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है। इस बात को सुनकर सुकुयो की हालत खराब हो जाती है। हमें ये पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों ने सुकुयो को एक लड़के के साथ देखा था, वो भी किस करते हुए। साथ ही सुकुयो उस लड़के को अपने घर पे भी ले जाती है। दरअसल ये सभी बातें उस वक्त के बारे में हो रही है जब सुकुयो एंड युजुकी माफी मांगने आई थी आकागामी से, वो भी ब्रिज के नीचे बारिश के टाइम पर। अब ये बातें सुकुयो को रियलाइज होने के बाद वो दोनों लड़कियों को ही समझाने लगती है कि उन्होंने जो देखा है वो नहीं है। सुकुयो ये बताती है कि उस वक्त युजुकी भी उसके साथ थी एंड वो आकागामी के कान में कुछ बोल रही थी। लड़कियां पूछती है क्या। सुकुयो ये बताती है कि मैं उसे बोल रही थी कि हमने पहले कैसे किस किया। एंड इस बात को बोलते ही सुकुयो कैसा हाल हो जाता है। अब क्योंकि लड़कियों को पता चल चुका है कि सुकुयो ने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया है तो और भी ज्यादा बातें पता करने लगती है सुकुयो के बॉयफ्रेंड के बारे में। मगर अब क्योंकि सुकुयो का बॉयफ्रेंड है ऐसा सभी को पता चल चुका है तो हमें ये बहुत ही अहम बात पता चलती है कि युजुकी अपने पूरे स्कूल में ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गर्ल है अपनी लुक्स की वजह से। एंड सुकुयो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है मगर लुक्स की वजह से नहीं बल्कि वो पॉपुलर है क्योंकि उसके बड़े हैं। फिर ये दोनों लड़कियां ही सुकुयो को ये बताने के लिए जिद करने लगती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमें बताओ, तुम कैसे उससे पहली बार मिली। अब सुकुयो का हालत खराब है, वो सोच रही थी कि वो कैसे सुकुयो को लंच बॉक्स दिखाकर वहाँ से जाने लगता है मगर आकागामी को जाने से रोक देती है सुकुयो, क्योंकि अगर आकागामी को बाकी लोगों ने देख लिया तो सभी को लगेगा कि यही तो सुकुयो का बॉयफ्रेंड है, जिसका वजह से सुकुयो को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। हमें पता चलता है कि सभी लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रही है बाहर। सुकुयो ये सोच रही थी कि मैं आकागामी को कैसे छुपाऊं कि तभी नर्स ऑफिस का डोर पर नॉकिंग आती है दो लड़कियों से। एंड ये लड़कियां यही दोनों हैं। ये दोनों लड़कियां हालचाल पूछने आई है सुकुयो का। एंड हम सुकुयो को देखते हैं जो कि आकागामी के साथ ही बेड पर लेटी हुई है मगर सभी से छुपा कर। ये दोनों लड़कियां हैं सुकुयो को एक्सरसाइज करने के लिए बुलाने आई है मगर पिंक बालों वाली लड़की को लगता है कि सुकुयो का पैर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। एंड इस बात को सुनते ही आकागामी पैर को छुपाने के लिए ऊपर जाता है एंड सुकुयो नीचे आती है। एंड इन दोनों की हरकतों की वजह से हमें ये पता चलता है कि आकागामी सुकुयो के जिम्मेदारी आने लगती है। एंड आकागामी अभी मजे लूट रहा है हाँ मगर उसे सांस भी नहीं आ रही है। अभी सिचुएशन पर सुकुयो का मुंह लाल हो चुका है। लड़कियां पूछते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ है। सुकुयो बताते हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तुम लोग जाओ। अब क्योंकि आकागामी को सांस नहीं आ रहा है वो इसीलिए अपने मुंह को खोलकर सुकुयो के उस नरम से हिस्से पर काटता है। जी हाँ, आकागामी की इस हरकत पर सुकुयो का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर वो ये भी बोलती है कि ये इस पगले ने क्या किया। हमें ये पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां ही सुकुयो को आर्चरी क्लब में वापस से ज्वाइन करवाने के लिए आई थी मगर सुकुयो मना कर देती है क्योंकि सुकुयो को अपनी फैमिली की मदद करनी है। एंड इस बात को सुनकर दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। एंड आकागामी सुकुयो के कपड़ों से बाहर आता है। आकागामी सुकुयो से पूछता है कि तुम पहले आर्चरी क्लब में थी क्या। सुकुयो बताती है कि हाँ मगर अब वो नहीं है। आकागामी ये स्वीकार करता है कि अब सुकुयो आर्चरी क्लब में वापस से जाएगी क्योंकि अब आकागामी घर के सभी कामों को अकेले ही संभालेगा। इतना बोलकर आकागामी आर्चरी क्लब के लिए उठता है। आकागामी को रोकने के लिए सुकुयो आगे बढ़ती है और तभी दोनों लड़कियां ही वापस आ जाती है रूम में। एंड वो दोनों लड़कियां ही आकागामी एंड सुकुयो को इस हालत में देखती है। दोनों लड़कियों को देखकर सुकुयो की चीख निकल जाती है। फिर सुकुयो हमें बताती है कि उसने जब पहली बार युजुकी को आर्चरी करते हुए देखा था तो उसे पता चल गया था कि युजुकी कितनी ज्यादा औसम है। एंड इसीलिए
सुकियो ने भी आर्चरी क्लब को ज्वाइन किया, मगर तभी यूजुकी ने आर्चरी क्लब को छोड़ दिया क्योंकि उसे टेम्पल को संभालना था। और हमें ये पता चलता है कि ये सभी अभी सपना देख रही थी सुकियो। अकागामी जो कि झाड़ू मारा था टेम्पल में, उसके पास यूजुकी आती है एक आर्चरी लेकर। अकागामी को यूजुकी बताती है कि आर्चरी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। फिर अकागामी को आर्चरी सिखाने लगती है यूजुकी। अकागामी यूजुकी से पूछता है कि तुमने आर्चरी क्लब क्यों छोड़ा, क्या तुम वापस से ज्वाइन नहीं करना चाहती हो? यूजुकी ये बताती है कि आर्चरी क्लब मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सुकियो को बुलाने के लिए अकागामी उसके डोर पर नॉक करता है, मगर वो नहीं बाहर आती है। कुरागी अकागामी को ये बताती है कि सुकियो आज बाहर नहीं आएगी क्योंकि सुकियो जब भी किसी बारे में सोचती है तो वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। कुरागी से अकागामी कहता है ये मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। फिर सुकियो को रूम के अंदर देखते हैं जो कि चेंजिंग कर रही थी। तभी सुकियो अपने खिड़की के पास अकागामी को लटका हुआ देखती है एंड अकागामी बुला रहा था सुकियो को। अकागामी लटक लटक कर बुला ही रहा था सुकियो की, तभी उसके गले में फंदा बन जाता है उसी रोप का। सुकियो बचा लेती है अकागामी को। अकागामी से सुकियो ये पूछती है कि क्या बात करना चाहते हो तुम। अकागामी ये बताता है कि मैंने सभी कामों को कर लिया है, तो अब तुम आर्चरी क्लब को ज्वाइन कर सकती हो। सुकियो ये बताती है कि तुमने गलत समझ लिया है, मैं आर्चरी क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ फिर से। अकागामी ये पूछता है कि फिर तुमने क्यों औरों से ये कहा है कि तुम रेस्ट ले रही हो, अभी तुम सभी से क्यों नहीं कह देते हो कि तुमने आर्चरी क्लब को क्विट कर दिया है। इन बातों को सुनने के बाद सुकियो वहाँ से चली जाती है। अकागामी को घर के बाकी काम करने के लिए कहकर बाहर जाती है। अंदर आने के बाद आर्चरी को देखकर सुकियो ये इमेजिन करने लगती है कि वो आर्चरी चला रही है। इस इमेजिनेशन के बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अकागामी बैठा हुआ है, जिसे देखकर सुकियो घबरा जाती है क्योंकि अकागामी चिल्लाता है। अकागामी को यहाँ पर देखकर सुकियो भाग जाती है। अकागामी भी सुकियो के पीछे पीछे जाता है एंड हम देखते हैं इन दोनों को ही एक जगह पर आराम करते हुए। अकागामी सुकियो से पूछता है कि तो क्या अब तुम आर्चरी क्लब को ज्वाइन करने वाली हो? सुकियो आर्चरी क्लब को ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है क्योंकि सुकियो ने आर्चरी क्लब को ज्वाइन किया था यूजुकी को देखकर, मगर क्योंकि यूजुकी ने क्विट कर दिया है टेम्पल को संभालने के लिए, वो अब इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकती है। वो ये भी बताती है कि वो यूजुकी के जैसा नहीं है क्योंकि यूजुकी ने टेम्पल को बचाने के लिए शादी तक करने के लिए मान गई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती है। अकागामी फिर सुकियो का हाथ पकड़ के उसे बताता है कि इसका मतलब है कि तुम यूजुकी की वजह से फोन करने से खुद को रोक रही हो। अकागामी फिर सुकियो को एक जगह पर ले जाता है क्योंकि उसे सुकियो को कुछ दिखाना है। अकागामी सुकियो को टेम्पल में ही लेकर आया है एंड वो सुकियो को दिखाता है कि यूजुकी कैसे प्रैक्टिस करती है आर्चरी की। हम यूजुकी को देखते हैं जो कि तीर चलाने के लिए पूरी तरह से रेडी है एंड पूरी तरह से फोकस है, सभी लोग उसे देख रहे हैं एंड सुकियो भी बहुत ही ध्यान से देख रही है क्योंकि उसे यही फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा पसंद है यूजुकी की। सभी की नजरें यूजुकी पर है। यूजुकी भी बहुत ही ध्यान से अपने तीर को कमान में लाकर जब उसे चलाती है तो हम तीर को इस तरह से चलते हुए देखते हैं। अब हमें तो पता चल चुका है कि यूजुकी कैसे आर्चरी करती है एंड सभी को भी, मगर हम सुकियो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है यूजुकी की इस तरह से आर्चरी करने पर। अकागामी सुकियो को समझाता है कि पगली, 1 साल की मेहनत के बाद भी यूजुकी बस यही कर सकती है। सभी लोग यूजुकी को समझाते हैं कि वो भले ही कैसे भी आर्चरी करे मगर वो बहुत ही अच्छी है, हालांकि वो बाकी चीजों में बेकार है। इस बात को सुनकर यूजुकी को समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती। यूजुकी फिर से आर्चरी की प्रैक्टिस करती है मगर वो फिर भी कुछ भी नहीं कर पाती है। यूजुकी फिर से आर्चरी की प्रैक्टिस करती है मगर वो फिर कुछ नहीं कर पाती है एंड यूजुकी को ऐसे स्ट्रगल करता हुआ देखकर सुकियो को ये यकीन हो जाता है कि यूजुकी वाकई में आर्चरी में कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए उसने आर्चरी को छोड़ा था, ना कि टेम्पल के लिए। कुरागी यूजुकी को ये बताती है कि सुकियो तुम्हारे पीछे पागल हो गई थी क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसे लगा था कि तुम आर्चरी में बहुत ज्यादा अच्छी हो, मगर क्योंकि यूजुकी को पता है कि वो कैसी है आर्चरी में, इसीलिए वो सुकियो को खुद को आर्चरी सिखाने के लिए कहती है। इस बात को सुनकर सुकियो हंसने लगती है। इस वक्त सुकियो हमें ये बताती है कि वो एक बात से खुश है कि जब आर्चरी को छोड़ा था यूजुकी ने तभी वो हंस रही थी एंड अभी वो हंस रही है, यानी कि वो खुश है। सुकियो थक चुके हैं इसलिए वो बात लेने का सोचकर दरवाजा खोलती है बाथरूम का, मगर वो नंगा देख लेती है अकागामी को। मगर सुकियो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इससे पहले भी उसने अकागामी को नंगा देखा है। अकागामी को सुकियो थैंक यू कहती है क्योंकि अकागामी की वजह से अब सुकियो फिर से आर्चरी क्लब को ज्वाइन करने जा रही है। अकागामी से सुकियो ये पूछते है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। अकागामी ये बताता है क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली की वजह से दुखी नहीं देखना चाहता था, मेरा मेन मोटिव था तुम्हें खुश देखना। इस बात को सुनकर अकागामी के रूम में यानी कि बाथरूम में सुकियो जाती है एंड फिर उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से अभी मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है एंड इसलिए तुम्हें इसका सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। सुकियो अकागामी को सीधा खड़ा रहने के लिए बोलकर उसके पास जाती है, उसके मुंह को ऐसे पकड़ती है एंड किस करने की पोजीशन में आती है। जब हमें लगता है कि ये किस करने वाले हैं कि तभी सुकियो एक मार्कर निकालकर कलाकारी कर देती है अकागामी के फेस पर। अगले दिन स्कूल में जाते वक्त सुकियो जानबूझकर अपना लंच बॉक्स छोड़ देती है एंड इस लंच बॉक्स को पहुंचाने के लिए अकागामी फिर से सुकियो के पास जाने का फैसला करता है। हम सुकियो को देखते हैं आर्चरी क्लब में। वहाँ पर थोड़ी देर में अकागामी आ जाता है तो अकागामी को देखकर वो दोनों लड़कियां ही सोचती है कि यही इसका बॉयफ्रेंड है, मगर सुकियो ये बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि ये हमारे फैमिली का एक पार्ट है, जिससे उन लड़कियों को समझ नहीं आता है कि ये कैसे सुकियो के फैमिली का मेंबर है। सुकियो अकागामी को बाहर भेज देती है। अकागामी बाहर जाते हुए सुकियो को देखता है आर्चरी करते हुए एंड वो स्माइल करता है।
फिर हम कुरागे को देखते हैं जो कि डायरी लिख रही है। डायरी में वो अपने बारे में लिखती है कि वो अभी एक एडल्ट बन चुकी है। कुरागे अपने मन में ये सोचती है कि कैसे अकागामी ने उसे बचाया था। एंड अकागामी कुरागे के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का है। कुरागे इस बात से खुश है कि वो अब एक एडल्ट है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जब से अकागामी यहाँ पर आया है सभी लोग चेंज हो चुके हैं पहले से, मगर एक अच्छे तरीके से। कुरागे और कुछ अकागामी के बारे में सोचती है कि उससे पहले ही अकागामी उसे डिनर के लिए बुला लेता है। हम यूजुकी को नहाते हुए देखते हैं। यूजुकी नहाने के बाद वेट चेक करने वाली मशीन को देखकर उस पे जाती है अपना वेट चेक करने के लिए। वेट चेक करने के बाद यूजुकी का हालत खराब हो जाता है। फिर यहाँ पर सभी लड़कियों की मीटिंग होती है जहाँ पर सुकुयो ये पूछते हैं कि ये मीटिंग किस लिए है। यूजुकी बताती है कि मैं हमेशा नहाने के बाद अपना वेट चेक करती हूँ उस मशीन पर, मगर मुझे लगता है कि वो मशीन कर्स हो चुका है क्योंकि अब वो रिजल्ट पहले से बहुत ही ज्यादा दिखा रहा है। सुकुयो ये बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि हम बस मोटे हो रहे हैं। यूजुकी ये बताती है कि ये कर्स तब से शुरू हुआ है जब से अकागामी यहाँ पर आया है। यूजुकी की इस बात को सुनकर सभी लड़कियों को याद आता है कि यूजुकी को छोड़कर कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं अकागामी के हाथ से बनाया हुआ। यूजुकी सभी लड़कियों से पूछती है कि तुम भी यही एक्सपीरियंस कर रही हो ना। कुरागे एंड सुकुयो हाँ बोलती है। फिर यूजुकी ये पूछती है कि हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। मिया ये बताती है कि हमें एक नया मशीन लेना चाहिए। इस बात को सुनकर सुकुयो ये बताती है कि मिया हम यहाँ पर मजाक नहीं कर रहे हैं। इस बात को सुनकर मिया रोते हुए कागुरा के पास जाने लगती है सभी को सॉरी बोलने के साथ ही। फिर से यूजुकी पूछती है कि हम इस मुसीबत से, इस कर्ज से कैसे बाहर आ सकते हैं। मिया फिर से बताती है कि हम अपना डाइट बदल सकते हैं। हम अपने डाइट में वेजिटेबल्स एंड मीट का यूज करके अपने वजन को कम कर सकते हैं। यूजुकी ये बताती है कि मीट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड वेजिटेबल भी आजकल बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। इस बात को सुनकर मिया फिर से सॉरी बोलकर चुप हो जाती है। फिर सुकुयो ये बताती है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इस बात को सुनकर यूजुकी ये बताती है कि मैंने भी इस बात को पहले सोचा था, मगर अकेले करना मुश्किल है, इसलिए हम सब मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। यूजुकी ये फैसला करती है कि हम अगले सुबह से एक्सरसाइज करेंगे। फिर रात से दिन हो जाता है। हम फिर लड़कियों को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। एक्सरसाइज करते हुए सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। भाई लोग मैं तुम सभी से बोल रहा हूँ कि मेरा दिल और दिमाग ये चाह रहा है कि मुझे इस पर वीडियो नहीं बनाने हैं। यार ये क्या है, ये एक्सरसाइज है। फाइनली ये एक्सरसाइज खत्म होता है एंड फिर सभी लड़कियां एक एक करके अपना काम बोलकर वहाँ से निकल जाती है। दिन खत्म होता है, रात आती है एंड सभी लड़कियों को हम थका हुआ देखते हैं। सभी लड़कियां थकी हुई है मगर कागुरा नहीं, क्योंकि कागुरा ने एक्सरसाइज नहीं किया था। सुकुयो ये पूछते हैं कि तुम एक्सरसाइज नहीं करोगी क्या। कागुरा ये बताती है कि क्योंकि मैं एडल्ट हूँ तो मुझे पता है कि मुझे मेरे फिगर को कैसे मेंटेन करना है, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर सभी लड़कियों की एक तरह से जल जाती है। फिर यूजुकी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला करते हैं कि वो अब डाइटिंग करेगी सभी लड़कियों के साथ ही। सुकुयो ये बोलती है कि फिर तो हमें अकागामी की मदद लेनी चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि इस टेम्पल का एक रूल है कि इन्हें जो भी सर्व किया जाए उन्हें यह खाना है। तो अकागामी को बोलकर खाना थोड़ा कम बनाने के लिए कहेंगे। सुकुयो को ये लगता है कि ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होगा अगर अकागामी को ये पता चल जाता है कि ये लोग डाइटिंग कर रहे हैं। एंड हाँ, ऐसे कौन बोलता है भाई। सुकुयो के ऐसे बोलने पर यूजुकी सुकुयो को क्यूट कहती है, मिया सुकुयो को इनोसेंट गर्ल कहती है एंड कुरागे को लगता है सुकुयो एक छिछोरी लड़की है एंड कागुरा सुकुयो को अकागामी से शादी करने के लिए कह देती है। इस बात को सुनकर सुकुयो शर्म से लाल लाल हो जाती है। यह कहते हुए कि तुम ये क्या कह रही हो कागुरा। कुरागे इस बात के लिए हाँ कहती है क्योंकि कुरागे को लगता है कि अकागामी उनके फैमिली का एक मेंबर बन चुका है एंड अगर सुकुयो उसे शादी कर लेती है तो अकागामी यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकता है। कुरागे के इस बात पर सुकुयो ये पूछते कि क्या तुम्हें अकागामी इतना ज्यादा पसंद है। हमें ये पता चलता है कि कुरागे को अकागामी के हाथ का बना हुआ खाना इतना ज्यादा पसंद है कि वो उस खाने के लिए सुकुयो को भी दांव पर लगा सकती है। इस बात को सुनकर सुकुयो ये बोलने लगती है कि क्या तुम्हें खाने और फैमिली की बीच में फर्क नहीं पता है, तुम तो मुझे रुला दोगी। लगता है खाने का न्यूट्रिशन तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है। कुरागे फिर भी ये कहते हैं कि तुम्हें अकागामी से शादी कर लेना चाहिए। क्या तुम अकागामी से शादी करोगी सुकुयो। सुकुयो ये बोलते हैं कि तुम मैरिज के बारे में इतनी आसानी से कैसे बात कर सकती हो एंड हाँ, अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करना है तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेती हो अकागामी से। इस बात को सुनकर कुरागे निकल जाती है अकागामी को सीड्यूस करने के लिए। तो कुरागे को यूजुकी एंड सुकुयो रोकने लगती है। यूजुकी सभी को ये बताती है कि अकागामी के खाने में कैलोरीज बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बस ग्रो हो रहे हैं। सुकुयो ऐसे बोलते हैं कि हाँ हम ग्रो हो रहे हैं। मिया भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ हम बस बड़े हो रहे हैं। हाँ, ऐसे कौन बोलता है भाई। इन सभी की बातों के बीच में कुरागे ऐसे खड़ी है। यूजुकी सभी को यह कहती है कि मुझे लगता है कि अभी हम वैसे ही है जैसे हमें रहना चाहिए और मुझे यकीन है कि हम समय के साथ ही पहले जैसे हो जाएंगे। एंड इन सभी की बातों के बीच में हम अकागामी को आते हुए देखते हैं। अकागामी आते ही सभी लोगों को थैंक यू कहता है वेट करने के लिए, क्योंकि आज अकागामी ने जापानीज मिठाइयाँ बनाई हैं सभी के लिए। मिठाइयों को देखकर सभी लड़कियों की रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कुरागे ये बोल रही थी प्लीज मुझसे शादी करो एंड फिर सभी लड़कियां ही वेट की चिंता छोड़कर मिठाइयाँ खाने लगती है। रात होता है, हम कुरागे को देखते हैं डायरी में लिखते हुए। उसने लिखा था कि आज का खाना जो अकागामी ने बनाया था वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था।
एंड कुरागे ये चाहती है कि अकागामी यहाँ पर हमेशा के लिए रहे, साथ ही वो ये भी विश करती है कि काश अकागामी इंतजार करे जब तक मैं एडल्ट नहीं बन जाती हूँ। एंड हम एक टूटते हुए तारे को भी देखते हैं। हम अगली सुबह अकागामी को देखते हैं खाना बनाते हुए, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके पीछे युज़ुकी आती है तो वो युज़ुकी से पूछता है कि क्या हुआ। युज़ुकी ये बताती है कि क्या तुम हमारे खाने में मूली और गाजर मिला सकते हो। अकागामी का रिएक्शन थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं मिला सकता हूँ। अकागामी को फिर ये समझ नहीं आता है कि युज़ुकी क्यों मूली के पिकल्स मिलाने के लिए कह रही है उसे। तभी युज़ुकी को अकागामी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ते हुए देखता है। युज़ुकी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर अकागामी डर जाता है। वो ये सोचने लगता है कि क्या युज़ुकी मुझे मारने का सोच रही है। नहीं, युज़ुकी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती है। तभी अकागामी कुल्हाड़ी चलने की आवाज सुनता है, जिसकी वजह से वो डर कर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि युज़ुकी बहुत ही तेजी से कुल्हाड़ी चला रही है। अकागामी को ये लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। युज़ुकी अपने एक्स के स्किल को बढ़ा रही है ताकि वो मेरे सर को एक बार से ही 2 हिस्सों में बांट सके। अकागामी ये फैसला करता है कि वो युज़ुकी के मूड को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा खाना बनाएगा। एंड वो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां ही खुश हो रही थी। हमें ये पता चलता है कि अकागामी ने आज के खाने में युज़ुकी की सभी फेवरेट चीजों को बनाया है ताकि वो युज़ुकी के मूड को ठीक कर सके। अकागामी युज़ुकी को खाना खाते हुए देखता है, बट युज़ुकी कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। युज़ुकी की इस ठंडे रिएक्शन की वजह से अकागामी वहीं पर गिर जाता है, मगर अभी उसके पास एक चांस है क्योंकि उसने युज़ुकी के रिक्वेस्टेड रेडिश पिकल को बनाया है। अकागामी युज़ुकी को देखता है मूली के अचार को खाते हुए। युज़ुकी मूली के अचार को खा जाती है, मगर उसका रिएक्शन ठंडा होता है, जिसकी वजह से अकागामी का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। अकागामी ये सोचने लगता है कि अब उसकी मौत आ चुकी है, उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है अब। हम फिर अकागामी को ऐसे चलते हुए देखते हैं, जब वो सोच रहा था कि ये लोग कब मुझे बताएंगे कि ये लोग कब मुझे मारने वाले हैं, क्या ये लोग मुझे एक चांस नहीं देंगे। अकागामी फिर युज़ुकी को देखता है, उसे समझ नहीं आता है कि युज़ुकी क्या कर रही है कि तभी युज़ुकी अकागामी के पास आती है, हाँ ऐसे ही बेहोश होकर, जिसकी वजह से अकागामी डर जाता है। हमें ये पता चलता है कि जो एक्सरसाइज अभी युज़ुकी कर रही है उसके वजह से उसके पैर अब काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो मदद मांगती है अकागामी से। अकागामी युज़ुकी से पूछता है कि तुम लोग मुझे कब मारने वाले हो। इस बात को सुनकर युज़ुकी को समझ नहीं आता है कि अकागामी बोल क्या रहा है, इसलिए युज़ुकी अकागामी को हाथ बढ़ाने के लिए कहती है। मगर तभी हम किकी को देखते हैं, जो कि युज़ुकी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो तुम्हें हिंदी में तो फील देगा नहीं, तो मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ। किकी युज़ुकी के पैरों को अपनी उंगली से एक तरह से सहला रही थी, जिसकी वजह से युज़ुकी का हालत खराब हो चुका है। वो कहती है कि प्लीज डोंट डू इट, आई कांट टेक इट एनीमोर। साथ ही यहाँ पर युज़ुकी काफी मधुर आवाजें निकालती है, जिसकी वजह से अकागामी का फेस लाल हो चुका है एंड उसे लगता है कि युज़ुकी काफी हॉट है। फिर अकागामी अपने फेस पे एक पंच मार के नाक से खून निकाल लेता है। अकागामी को ये पता चलता है कि ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। किकी ये बताती है कि ये एक ट्रेनिंग है जिसका नाम तेइजू है। इस ट्रेनिंग के अंदर किकी के सामने युज़ुकी को 2 घंटे तक एक पर्टिकुलर स्टाइल में बैठना है एंड ये युज़ुकी को हर दिन 2 घंटे तक करना है। अकागामी को ये पता चलता है कि एक्स की मदद से युज़ुकी लकड़ी काटती है, जो कि इस ट्रेनिंग का पार्ट है। एंड अकागामी को लग रहा था कि युज़ुकी उसके 2 हिस्से करने वाली है। इस बात को सुनकर युज़ुकी को समझ नहीं आता है कि वो क्यों अकागामी के 2 हिस्से करेगी। हमें ये पता चलता है कि आज सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर युज़ुकी ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि इस ट्रेनिंग में खाना खाते वक्त बातें करना अलाउड नहीं है। एंड युज़ुकी ये ट्रेनिंग इसलिए कर रही है क्योंकि इस ट्रेनिंग की मदद से युज़ुकी एक हेड प्रीस्ट बन सकती है। एंड अकागामी को क्योंकि अब पता चल चुका है कि युज़ुकी क्यों ऐसी हरकतें कर रही थी, तो उसके नजर में युज़ुकी और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। साथ ही अकागामी ये फैसला करता है कि वो अब और भी ज्यादा मेहनत करेगा सभी को खुश रखने के लिए। किकी अकागामी से पूछती है कि क्या तुम भी ट्रेनिंग करना चाहते हो। अकागामी पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। किकी बताते है कि हाँ क्यों नहीं। किकी ये श्योर करती है कि तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो अकागामी, तो तुम मदद करने के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो युज़ुकी के साथ। अकागामी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अकागामी और युज़ुकी खुश होते हैं एंड इन दोनों को खुश देखकर किकी भी मुस्कुराती है। मगर तभी गेट खोलकर मिया बाहर आती है, क्योंकि उसे भी ट्रेनिंग करनी है। मिया की इस बात को सुनकर अकागामी खुश हो जाता है एंड उसे ये बात करने लगता है कि हम मिलकर ट्रेनिंग करेंगे। अकागामी और मिया को एक साथ खुश देखकर हम युज़ुकी को देखते हैं, जो कि अंदर ही अंदर थोड़ी सी ही सही मगर जल रही है। फिर अगले दिन सुकुयो घर पर आती है, जहाँ पर अकागामी एंड मिया उसे ये बताते हैं कि वो अब ट्रेनिंग कर रही है युज़ुकी के साथ। सुकुयो ये बताती है कि अच्छी बात है, यानी कि अब तुम तोकुदो के अंदर ट्रेनिंग करने वाले हो, काफी डिफिकल्ट होगा ये। तोकुदो के बारे में अकागामी एंड मिया को कुछ भी नहीं पता है, तो पता करने के लिए ये लोग चले आते हैं किकी के पास। किकी ये बताती है कि हाँ मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तोकुदो दरअसल हेड प्रीस्ट बनने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। हेड प्रीस्ट बनने से पहले तुम्हें तोकुदो को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग में तुम्हें सूत्रास एंड रिचुअल्स को मास्टर करना पड़ेगा एक मास्टर के अंडर में। इस बात को सुनकर अकागामी पूछता है कि क्या मैं अभी तक प्रीस्ट नहीं हूँ। किकी ये बताती है कि हाँ अभी तुम प्रीस्ट नहीं हो, बल्कि तुम बस टेम्पल में रह रहे हो। इस बात को सुनकर अकागामी का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि बिना प्रीस्ट होते हुए भी वो लड़कियों के साथ रह पाया है। अकागामी के वियर और ठरके विचार उस पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि अब उसे पता है कि वो प्रीस्ट नहीं है, तो वो अब चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अकागामी को शांत होने के लिए मिया कहती है, किकी वे कहती है अकागामी को शांत हो जाने के लिए, वो भी ऐसे। मिया पूछती है कि तुम ये क्यों कर रही हो। किकी ये बताती है कि मैं तो बस अकागामी के सोच पर कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। मिया कुछ भी नहीं बोल पाती है। इसके बाद अकागामी को लगता है कि उसने अब तक ट्रू पीस को पाने के लिए जो भी किया वो सभी बेकार थे। तभी वहाँ पर युज़ुकी आकर अकागामी को ये बताती है कि ट्रू पीस या फिर मन की शांति को पाने के लिए अब तक तुमने जो भी किया है वो बेकार
नहीं है। किकी से यूजुकी ये कहती है कि उसने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है, मगर जब किकी टेस्ट करती है यूजुकी को तो वो फेल हो जाती है, जिसका वजह से किकी वापस यूजुकी को लकड़ी काटने के लिए भेज देती है एंड यूजुकी हंसते हंसते चली जाती है। यूजुकी को ऐसा जाता देखकर अकागामी को लगता है कि यूजुकी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर रही है, मगर किकी उसे ये बताती है कि यूजुकी अब भी कोई प्रिस्ट नहीं बनी है, वो एक तरह से अकागामी के लेवल पर ही है। हम यूजुकी को फिर लकड़ी काटते हुए देखते हैं। किकी अकागामी को ये बताती है कि यूजुकी बहुत ही तेजी से इम्प्रूव कर रही है। नॉर्मली किकी के स्टूडेंट्स 1 साल लगाते हैं तो खुद ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए, मगर लगता है कि यूजुकी 6 महीने में ही स्कूल को अटेंड करने के साथ ही ट्रेनिंग को जल्दी ही कंप्लीट कर लेगी। यूजुकी को ऐसे मेहनत करता हुआ देखकर अकागामी यूजुकी के पास जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या वो यूजुकी के ट्रेनिंग में मदद करके ज्वाइन कर सकता है। यूजुकी बड़े ही प्यार से कहती है कि क्यों नहीं, मैं तो यही सुनना चाहती थी, क्योंकि अकागामी यूजुकी के बहुत ही करीब है एक तरह से, तो इसीलिए मिया जल रही है। एंड वो अकागामी से कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम मिलकर फाइट या फिर ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर तुम अब क्यों पलट रहे हो। फिर अकागामी मिया को यह समझाता है कि हम मिलकर काम करेंगे, है ना यूजुकी। एंड यूजुकी हाँ कह देती है, तो ये तीनों तोकुदो के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमें ये पता चलता है कि लकड़ी काटने का रिलेशन कोई भी नहीं है तोकुदो ट्रेनिंग में, ये खुद किकी बताती है। फिर कुरागे ये कहती है कि कोई गेस्ट आया है एंड हम कीजो को यहाँ पर देखते हैं एंड फिर हम सभी लड़कियों के हैरान चेहरों को देखते हैं। हम मगर मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर हम मीटिंग होते हुए देखते हैं कीजो एंड किकी एंड यूजुकी के बीच में। सभी लोग इस मीटिंग को बाहर से देख रहे थे एंड फिर कुरागे ये बताती है कि कीजो फियांसे है यूजुकी का, तो वो पक्का यहाँ पर कुछ एडल्ट चीजें करने आया है। सिंपल भाषा में बोले तो संभोग, इंग्लिश में खुद ही समझ लो। एंड हाँ, कुरागे की इस बात को सुनकर सुकुयो गुस्सा हो रही थी। कुरागे से सुकुयो यह कहती है कि यूजुकी उसके साथ पक्का ऐसा नहीं कर सकती है ना अकागामी। एंड हम अकागामी का ऐसा चेहरा देखते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि जो यहाँ पर अपने एंगेजमेंट के ऑफर के मजे उठाने के लिए आया है यूजुकी के साथ संभोग या फिर कुछ ऐसी ही चीजें करने के लिए। अकागामी की इस बात को सुनकर सुकुयो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अब इन लड़कियों में से कोई तो ये कहता है कि जो यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए आया है यूजुकी के लोअर बॉडी के साथ। लड़कियों की इन बातों के वजह से अकागामी का पारा हाई हो रहा था एंड बाकी लड़कियां एंजॉय कर रही थी इन बातों को कि जो सुकियो के पास आकर बोलती है कि तुम यूजुकी के फैमिली के मेंबर हो, जिसके वजह से सुकियो डर जाती है कि जो फिर माफी मांगता है यहाँ पर इस तरह से आने के लिए। हमें यह पता चलता है कि जो यहाँ पर आया है यूजुकी के फैमिली को देखने के लिए, जिस पर यूजुकी बहुत ज्यादा गर्व करती है कि जो ये भी बताता है कि वो यहाँ पर किसी बिजनेस के मोटिव से आया था। साथ ही वो अकागामी को भी बुलाता है थोड़ी देर बात करने के लिए कि जो फिर उसी टूटे हुए स्टैचू को देखकर कहता है कि मैंने जितना सोचा था इसकी हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है। इस बात के लिए यूजुकी माफी भी मांगती है, मगर हम किकी के अलग ही रूप को देखते हैं जहाँ पर वो कीजो से कह रही थी कि अगर तुम्हें इतना ही बेकार लगता है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। यूजुकी को किकी की इस बदले हुए रूप का मतलब नहीं पता है। साथ ही हम अकागामी को यहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं जो कि सोच रहा था कि मैं इस मीटिंग में यहाँ पर क्यों बैठा हुआ हूँ। कोजी ये बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो किकी एंड यूजुकी से कहता है कि तुम अभी तक प्रीस्टहुड में एंटर नहीं हुई हो। कोजी से किकी ये बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी यूजुकी बहुत ही अच्छी है एंड वो बहुत जल्दी ही मास्टर बन जाएगी। कोजी से किकी ये कहती है कि मैं यूजुकी को 6 महीने के अंदर ही एक प्रीस्ट बना दूंगी, मगर कोजी ये बताता है कि फिर तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि प्रीस्ट तुम्हें 3 महीने के अंदर ही बनना पड़ेगा। किकी को समझ नहीं आता है कि कोजी ऐसा क्यों बोल रहा है। कोजी ये भी बताता है कि अगर तुम 3 महीने के अंदर तोकुदो के ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती हो तो हमारे बीच में जो एंगेजमेंट हुआ है वो मैं खत्म कर दूंगा। एंड इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, मानो उनके पैरों से जमीन ही निकल गई। तोकुदो ट्रेनिंग का कहकर किकी सभी से सवाल करती है कि बताओ मुझे कि तुमने आज कौन सा अंडरवेयर पहना है। सवाल तो अजीब है, मगर किकी बताती है कि मन की शांति के लिए उसे यह जानना जरूरी है। अकागामी बॉक्सर अंडरवेयर पहनता है, यूजुकी वॉश्ड एंड मिया पहनती है रेड एंड ब्लैक। ऐसा रिएक्शन होता है सभी का ये जानकर। किकी के कहने पर यूजुकी एंड मिया नए कपड़े पहनती है एंड इन दोनों को इन कपड़ों में देखकर अकागामी का ऐसा हाल हो चुका है। फिर इन दिनों की जाजन की ट्रेनिंग होती है जहाँ पर इन तीनों को किकी कहती है मन को शांत करने के लिए। अकागामी ये सोच रहा था कि मैं ऐसी ट्रेनिंग तो चाहता था। सभी लोग ध्यान लगाते हैं, अकागामी ध्यान में विलीन हो रहा है, उसे मन की शांति प्राप्त हो रही है। मगर तभी किकी हिट करती है यूजुकी को, जिसकी वजह से अकागामी देखता है। अकागामी फिर मिया को देखता है एंड किकी हिट करने लगती है दोनों लड़कियों को, जहाँ पर दोनों लड़कियां ही अजीब अजीब आवाजें निकाल रही है, जिसकी वजह से अकागामी का हालत खराब हो जाता है। वो अपने सर को मारता है जमीन में एंड किकी उसे मारती है। अगली ट्रेनिंग है राइटिंग की एंड अकागामी इसमें अच्छा है। किकी भी उसकी तारीफ करती है, साथ ही यूजुकी की मदद करने के लिए कहकर किकी वहाँ से चली जाती है। यूजुकी की राइटिंग उतनी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए अकागामी उसके पास आता है उसकी मदद करने के लिए, मगर अकागामी देखता है कुछ और, जिसकी वजह से अकागामी टेबल में मारता है अपना सर एंड अपनी इस बात को कवर अप करने के लिए अकागामी उठता है तो वो इंक को उछाल देता है। मिया टिश्यू लेकर आती है, यह कहते हुए कि मैं साफ कर देती हूँ। वो देखती है अकागामी को ऐसे, और अकागामी ने अंडरवेयर नहीं पहना है, मगर ये जानने के बाद भी मिया तैयार है अकागामी को उस पार्ट को साफ करने के लिए। अब मिया अकागामी के और करीब जाके उससे पहले यूजुकी दोनों को ही पीटने लगती है, खास तौर से अकागामी को। हम तीनों को देखते हैं मार्केट में अकागामी और मिया माफी मांग रहे हैं अभी भी यूजुकी से, तो यूजुकी बताती है कि कोई बात नहीं। साथ ही हमें पता चलता है कि इन दोनों ने ही अपने अपने अंडरवेयर खरीद लिए हैं। घर आने पर इन तीनों को ही किकी से पता चलता है कि अब से ये तीनों ही यहाँ पर सोएंगे एक दूसरे के
बगल में। कोई भी इस डिसीजन से खुश नहीं है। किकी को यूजुकी सुनाने के लिए बोलती है मगर वो तो वहाँ से जा चुकी है। अकागामी फैसला करता है कि वो इस तरह से सोएगा। बाहर खड़ी हुई किकी याद कर रही है जिससे हमें पता चलता है कि किजो ने 3 महीने का वक्त इसलिए दिया है यूजुकी को क्योंकि हायर अप्स का ये डिसीजन है सिर्फ 3 महीने बाद ही इसी टेम्पल में मीटिंग होगी। जाते हुए किजो ये भी कहता है कि प्लीज मेरे एंगेजमेंट के ऑफर को वेस्ट मत होने देना। एंड इसलिए किकी परेशान है। सुबह होती है, हम देखते हैं अकागामी के आंखों को लाल क्योंकि ये तीनों ही रात भर नहीं सोए हैं। हाँ, मगर इनके बीच कुछ हुआ नहीं है। हम देखते हैं तीनों को अधमरी हालत में, जहाँ पर किकी इन्हें बता रही है ट्रेनिंग के बारे में, बट इन तीनों का ध्यान नहीं है। किकी बताती है कि तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। इस बात को सुनते ही तीनों ही अच्छे हो जाते हैं। हम तीनों को ही एक साथ देखते हैं इस हालत में। एंड यही तो इनका रिवॉर्ड है। नहीं, ये इन तीनों की नई ट्रेनिंग है जहाँ पर अकागामी का ऐसा हालत हो चुका है। एंड किकी यहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि तुम्हें अपने भावनाओं को कंट्रोल करना है। यूजुकी अकागामी को समझाती है कि उन्हें कैसे भी करके 3 महीने के अंदर ही तोकुतो की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है तो वो कर सकते हैं। अकागामी ये बोल कर हाँ हम कर सकते हैं पीछे मुड़ता है तो वो देखता है दोनों को ऐसे। एंड अकागामी का हालत खराब है। हम तीनों को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर अकागामी अपने मन में दोनों लड़कियों को ऐसे इमेजिन कर रहा है एंड वो अपनी मन के भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अकागामी अपना सर पोंछ कर हाथ नीचे रखता है तो उसका हाथ पड़ता है यूजुकी के हाथ में, जिसका वजह से ये दोनों ही हटते हैं एक झटके में। अकागामी यूजुकी से माफी मांग रहा है तो दूसरी तरफ उसका कंधा पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ है, जिसका वजह से फिर से उसे झटका लगता है। अकागामी माफी मांगता है तो मिया बताती है कि मैं ठीक हूँ और क्या तुम लाइट को बंद कर सकते हो। इसे अकागामी को लगता है कि ये ठीक तो नहीं हो सकती है। शर्म के वजह से यूजुकी मुंह घुमा लेती है, मगर क्योंकि ये दोनों ही यूजुकी के ट्रेनिंग को बेकार नहीं जाने दे सकते हैं इसलिए ये बातें करने का फैसला करते हैं एक दूसरे से। अकागामी एंड यूजुकी बात करने लगते हैं अपने ट्रेनिंग के बारे में तो मिया बताती है कि उसने कल रात को अकागामी के गर्दन को ऊंचा या फिर उठा हुआ देखा था, मगर अकागामी बताता है कि वो नॉर्मल है। और पता नहीं क्यों यूजुकी शर्मा रही है इस बात से। मिया को एहसास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए वो अकागामी से पूछती है कि तुम्हारा रात कैसा था कल। अकागामी बताता है कि उसका पूरा रात तक खरा था। क्या कह रहा हाँ, मतलब यही है एक तरह से। बात को सुनने के बाद मिया भी कहती है कि तुम्हारा मसल कितना अच्छा है अकागामी। एंड दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों ने ही कुछ अजीब बोल दिया है। हम यूजुकी का लाल फेस देखते हैं जहाँ पर अकागामी का हालत खराब हो रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी वजह से यूजुकी की ट्रेनिंग बर्बाद हो जाएगी, मगर यूजुकी ये बताती है कि उसे पता चल चुका है कि क्यों किकी ने इन तीनों को यहाँ पर रखा है। दरअसल ये माकियो नाम के ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जहाँ पर मॉन्क प्रैक्टिस करते हैं अपने मन के अशुद्ध विचारों को कंट्रोल करने के लिए। इस ट्रेनिंग में मॉन्क भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह शुरू से सिंगल है तो प्लीज उसे कोई लड़की दे दे, मगर उन्हें पता है कि ये इच्छा पूरी नहीं होगी, इसलिए वो पानी में डूबकर प्रैक्टिस करते हैं अपने दिमाग को शांत करने की। इन बातों को सुनने के बाद मिया यूजुकी से कहती है कि वो अपने रियल सेल्फ को दिखाए, यानी कि वो खुद को रिवील करे। मिया कहने लगती है कि कम ऑन तुम ये कर सकती हो यूजुकी। इन बातों को अकागामी कान लगाकर सुन रहा है, बट यूजुकी हमें ये बताती है कि वो किसी को भी ये नहीं बता सकती है कि उसने होटल में क्या देखा था और उसके बाद अभी तक उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए वो मिया को बताती है कि मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा है। इस बात को सुनते ही मिया ने अकागामी यूजुकी को ये कहते हैं कि उसे इस बात को किकी को बताना चाहिए। साथ ही हमें पता चलता है कि यूजुकी अच्छा फील नहीं करती है जब अकागामी एंड मिया क्लोज होते हैं। ये तीनों ही रिपोर्ट करते हैं किकी को, जहाँ पर किकी इन सभी को ये बताती है कि सबसे बड़ा ठरकी वही होता है जो कि अपने ठरकपन को सबसे छुपा कर रखता है। इस बात को सुनते ही मिया ने अकागामी देखते हैं यूजुकी को। यूजुकी चिल्लाती है कि वो ठरकी नहीं है। इस फोटो के बाद फिर तीनों खाना खाते हैं जहाँ पर किकी इन सभी को कहती है कि शाम के लिए आज तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं होगी। तीनों ही इस बात के लिए किकी से नहीं मानते हैं, मगर किकी ये बोलकर चली जाती है कि फेम एंड फॉर्च्यून को साइड में रखो। यूजुकी हमें इसका मतलब समझाती है कि कुछ पाने की या फिर कुछ खोने की उम्मीद न रखते हुए हमें हमारा काम करते रहना चाहिए। अकागामी फिर चल रहा है, वो बहुत ही उदास है क्योंकि आज क्रिसमस है। यूजुकी पूछते है कि क्या तुम्हें क्रिसमस पसंद नहीं है, तो अकागामी हमें बताता है कि आज के दिन उसके डैडी जी अपने लवर्स में अपना टाइम बांटते हैं। अकागामी के डैडी जी इस दिन पर खास तौर से गड्ढे खोदने का काम करते हैं, जिसकी आवाज सुनकर अकागामी बिस्तर में हर साल ही डर रहा होता है। अकागामी की इस दुख भरी कहानी को सुनकर यूजुकी अकागामी को क्रिसमस के दिन खुद के साथ बाहर घूमने का ऑफर करती है। अकागामी मान जाता है। क्रिसमस के दिन हम देखते हैं यूजुकी और अकागामी को बाजार में, क्योंकि आज ये लोग प्रेजेंट खरीदने के लिए आए हैं, क्योंकि टेम्पल में आज एक पार्टी है जहाँ पर ये सभी प्रेजेंट एक्सचेंज करेंगे। सुंदर यूजुकी को देखकर अकागामी का हालत खराब हो रहा है क्योंकि उसके मन में ये चल रहा है कि वो आज यूजुकी के साथ घूमने के लिए आया है, वो भी क्रिसमस के दिन पर, जिसका मतलब है कि वो लोग डेट पे हैं। एक तरह से अकागामी खुद को समझाता है कि वो आज क्रिसमस पे आया है, ना कि कोई डेट पर। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, मगर वो काफी ज्यादा गुस्सा है क्रिसमस पर। बट यूजुकी के बुलाने पर ही अकागामी का माइंड अच्छा हो जाता है। वो यूजुकी के पीछे कुत्तों के जैसे पड़ जाता है, हाँ हाँ कहते हुए। बहुत देर तक ऐसा करने के बाद अकागामी अपने सर को दीवार में मारता है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही ज्यादा फन हो चुका है। अकागामी से यूजुकी ये पूछती है कि क्या तुमने प्रेजेंट खरीद लिया। अकागामी बताता है कि नहीं, इसीलिए यूजुकी अकागामी को एक नए उसके पहचान के शॉप पे लेके आती है। शॉप में आने के बाद अकागामी एक बीट्स को देखता है। हमें फिर पता चलता है कि बीट्स दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल, मगर ये महंगे होने की वजह से यूजुकी अभी नहीं मगर बाद में खरीदना चाहती है। अकागामी यूजुकी को देख रहा है, फिर कोई ये कहती है कि बाद में क्यों खरीदना जब तुम अभी खरीद सकते हो। वेल, इस लड़की का नाम मारी है।
मारी फिर इन दोनों को ही वेडिंग से रिलेटेड, कपल से रिलेटेड बिट्स दिखाने लगती है। एंड इसलिए यूजुकी पूछती है कि तुम हमें ऐसे बिट्स क्यों दिखा रही हो। मारी बताती है क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम दोनों कपल्स हो, इसलिए भी क्योंकि ये दोनों ही क्रिसमस के टाइम पे एक साथ बाहर घूमने के लिए निकले हैं, जो कि एक डेट के जैसा लगता है। एंड इस बात का एहसास होते ही अकागामी का हालत ऐसा है एंड यूजुकी बहुत ही ज्यादा शर्मा रही है। इस बात को संभालते हुए अकागामी मारी से कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मारी बताती है कि सही में क्या, मगर यूजुकी तो आज शर्मा रही है। उसने नए कपड़े भी पहने हैं एंड साथ ही उसने मेकअप लगाया है, जो कि वो नॉर्मली नहीं लगाती है। इसका मतलब है यूजुकी के मन में कुछ तो है। मारी को चुप कराने के लिए यूजुकी एक सामान को खरीद लेती है। साथ ही हम अकागामी को एक बीट्स को देखते हुए देखते हैं। घर जाते वक्त अकागामी ये फील करता है कि यूजुकी उसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही है। घर के अंदर बाकी लड़कियां बात कर रही है, जहाँ पर सुकुयो एंड कुरागे ये बताती है कि मिया चेंज हो चुकी है। मिया बताती है कि ये उसके ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, मगर सच्चाई तो यह है कि मिया और भी ज्यादा हॉट हो चुकी है। फिर सुकुयो एंड कुरागे मिया को इस बात के लिए सुनाने लगते हैं कि वो शायद से अकागामी के साथ कुछ करना चाहती है। बात को खत्म करते हुए सुकुयो कहती है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, मगर यहीं पर मिया ये बता देती है कि उसने नए कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि वो चाहती है अकागामी उसके माउंटेन्स को देखे। फिर कुरागे सुकुयो को ठरकी कहती है और वो यूजुकी को छुपी हुई ठरकी कहती है। फिर यहाँ पर ये सभी लड़कियां ये मानती है कि अकागामी के आने की वजह से ये सभी चेंज हो चुकी है। पहले ये सभी अकागामी को इस टेम्पल से बाहर भगाने की सोचती रहती थी, मगर अब नहीं। कागुरा वहाँ से बाहर जाती है एंड फिर वो कहती है कि अकागामी सही में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है एंड शायद से कागुरा अकागामी के साथ कुछ तो सही नहीं करने वाली है। फिर इनकी क्रिसमस पार्टी शुरू होती है एंड अकागामी ने फैसला किया होता है कि वो सभी को दिखाएगा अपनी स्पेशलिटी एंड उसके बाद वो गिफ्ट देगा यूजुकी को। अकागामी सभी को बुलाता है क्योंकि उसने आज डिनर में मीट बनाया है एंड मीट को देखकर सभी खुश है। कुरागे अकागामी को शादी का प्रपोजल तक दे देती है। अकागामी भी मान जाता है, हाँ मगर तभी जब कुरागे बड़ी होगी। इस बात को सुनकर यूजुकी एंड कुरागे का हालत खराब हो रहा है। सभी लोग बड़े ही मजे से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अकागामी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब यूजुकी को अपना प्रेजेंट देगा, मगर तभी उनको कागुरा देती है एक सीडी जिसमें है मिया के बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्स। एंड इस पिक्स के बारे में जानने के बाद मिया कागुरा के साथ ऐसा करने लगती है एंड यूजुकी को लगता है कि अकागामी सीडी को नहीं खोलेगा, मगर अकागामी का तो हालत ऐसा है। यूजुकी अकागामी से वो सीडी मांगती है। पहली बार में तो अकागामी नहीं देता है, मगर यूजुकी के गुस्सैल फेस को देखकर वो दे देता है। कागुरा बताती है कि वो सीडी गलत है एंड उसका रियल प्रेजेंट तो हॉट स्प्रिंग का टिकट है, वो भी सभी के लिए। सभी लोग काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद हम देखते हैं यूजुकी एंड अकागामी को डेजर्ट चढ़ाते हुए स्टैचू को। फिर अकागामी थैंक यू कहता है यूजुकी को क्योंकि उसके वजह से ही आज का दिन अकागामी का अच्छा हुआ है। अकागामी को लगता है कि क्रिसमस हमेशा इस टेम्पल में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, मगर यूजुकी बताती है कि नहीं, क्योंकि यूजुकी के मॉम एंड डैड जाने के बाद इस टेम्पल में कोई भी स्माइल नहीं कर रहा था, मगर अकागामी के आने के बाद ये सभी लोग ही अच्छे से रह रहे हैं। अकागामी को यूजुकी बड़े ही प्यार से थैंक यू कहती है। फिर अकागामी ये सोचकर कि ये उसका गोल्डन चांस है गिफ्ट देने का, वो गिफ्ट को निकालता है तो इसी टाइम पे यूजुकी भी गिफ्ट निकालती है अकागामी को देने के लिए। फिर ये दोनों ही अपना अपना गिफ्ट खोलते हैं तो इन दोनों को पता चलता है कि ये तो बिट्स हैं, यानी कि ये दोनों ही अलग अलग टाइम पे मारी के दुकान में गए थे। फिर ये दोनों बिट्स एक्सचेंज करते हैं एंड तभी इन दोनों को ये ख्याल आता है कि मारी ने कहा था कि बिट्स तो रिंग के जगह पर शादियों में एक्सचेंज किया जाता है। इस बात का पता चलते ही दोनों ही शर्मा रहे हैं, दोनों के हाथ कांप रहे हैं। ये दोनों कुछ और कहे कि इससे पहले ही किकी दरवाजा खोल कर बाहर आती है, जिसका वजह से ये दोनों ही डर जाते हैं। किकी इन सभी को टोकू के मीटिंग के बारे में बताती है, जो कि यहीं पर होने वाला है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बिट्स आएंगे एंड इनकी टेम्पल की हालत तो इन सभी को पता ही है, इसीलिए ये दोनों ही घबरा जाते हैं। सभी लोगों को हम देखते हैं हॉट स्प्रिंग के होटल में। सभी खुश है मगर अकागामी एंड यूजुकी को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों को ही कहती है कि हम कुछ ना कुछ उपाय लगा लेंगे तो आज की शाम को रात को तुम अच्छे से एंजॉय करो। कागुरा इन्हें बताती है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री है। साथ ही हम टिकट में देखते हैं जहाँ पर लिखा है यहाँ पर बाथ फैमिली बात है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही जा सकते हैं। कागुरा के पैरों में एम्प्लॉइज गिरते हैं। हम देखते हैं मैनेजर का रोता हुआ चेहरा। अकागामी फिर सभी से अपना रास्ता बदल लेता है क्योंकि मैनेजर उसे ये बोर्ड दिखाता है एंड साथ ही देता है अकागामी को एक जूस पीने के लिए। अकागामी जूस पीकर आगे बढ़ने लगता है। हमें पता चलता है कि वो जूस तो दरअसल असल में वाइग्रा है, जो कि काम करेगा 3 दिनों के लिए। दूसरी तरफ मिया एंड सुकियो यूजुकी से दिखाने के लिए कहती है। वो कहती है कि प्लीज हमें एक बार दिखा दो, हम एक ही बार देखेंगे। यूजुकी भी बोलती है कि ठीक है बस एक ही बार। हाँ एंड फिर यूजुकी दिखाती है बाइसेप्स। के बाइसेप्स को देखकर सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश है एंड सुकियो ये चाहती है कि उसके भी ऐसे ही बाइसेप्स हों। एक तरफ लड़कियां ये सब कर रही हैं तो दूसरी तरफ अकागामी चलता हुआ आ जाता है हॉट स्प्रिंग में। सभी लड़कियों के पास मिया आती है, जो कि नए लुक में है एंड वो बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसा मिया को यूजुकी एंड सुकियो कहती है। मिया भी बताती है कि तुम्हारी बॉडी भी अकागामी को बहुत ही पसंद आएगी। यूजुकी थैंक यू कहती है। सुकियो बताते है कि हम कितने भी अच्छे हो जाए मगर हम उससे तो कम ही है। हम फिर देखते हैं किकी को, जो कि सही में इनसे तो आगे ही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे दृश्य आते हैं जिन्हें मैं तुम्हें
तुम्हें चाह कर भी नहीं दिखा सकता हूँ, तो जाकर ओरिजिनल एपिसोड देखो। इस एनिमे का नाम है तेनपुरु, जो कि तुम्हें टेलीग्राम नहीं तो क्रोम पर मिल जाएगा। फिर इसके बाद सभी लड़कियां ही बात ले रही है, जहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि कागुरा क्यों नहीं यहाँ पर आई है। हमें पता चलता है कि कागुरा ड्रेसअप होने में एंड ड्रेस निकालने में टाइम लगाती है। साथ ही हमें पता चलता है कि कागुरा शुरू से ही मिया के साथ है, वो मिया की बहुत ही ज्यादा केयर करती है एंड इसीलिए वो इस टेम्पल में आई है। अब ये तीनों लड़कियां यहाँ पर ये सब बातें कर रही हैं, तो हम देखते हैं अकागामी को, जो कि इनके पीछे ही है। अकागामी इस तरह से छुपा हुआ है इसलिए क्योंकि अकागामी ने जिस तरह से ट्री को उठाया है उसका भी कुछ उठा हुआ है। अकागामी सोचता है कि इन सभी को पता चले बिना ही मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि कागुरा उसे देख रही है। कागुरा हंसती जाती है। कागुरा ने कुछ भी लड़कियों को नहीं बताया है, इसलिए अकागामी मानता है कि कागुरा तो एक एंजल है, इसीलिए अकागामी वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी कागुरा सभी लड़कियों से पूछती है कि तुम क्या करोगे चाहोगे। कागुरा यही नहीं रुकती है, वो कहती है कि ऐसा करना तो क्राइम है, ये तो कैरेक्टरलेस की बात है एंड इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे टेम्पल से निकाल फेंकना चाहिए। अकागामी को भी लगता है कि उसे चले जाना चाहिए टेम्पल से, मगर सभी लड़कियां बताती है कि अकागामी अगर ऐसा करता है तो उसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीजन है, हम उस रीजन को जानना चाहेंगे उसे बात करके। इस बात को सुनकर अकागामी रोते हुए कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे सभी लड़कियों को बताना ही पड़ेगा कि मैं यहाँ पर हूँ एंड इसीलिए अकागामी जाने लगता है लड़कियों के पास। दूसरी तरफ कागुरा सभी लड़कियों से बातें करते हुए सोप को उठाती है, वो सोप को फेंकती है अकागामी की तरफ, जिससे अकागामी का टावल खुल जाता है। अकागामी चिल्लाता है, बाकी लड़कियां देखती हैं उसके तरफ। अकागामी को खड़ा हुआ एंड उसका खड़ा हुआ भी। इसके वजह से लड़कियां चिल्लाती है, अकागामी भी चिल्लाता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो किस हालत में है। फिर हम देखते हैं अकागामी को बैठा हुआ, सभी लड़कियां उससे ये पूछताछ कर रही है कि तुम वहाँ पर किस वजह से थे। अकागामी से ये पता चलने के बाद कि वो वहाँ पर गलती से था, इसीलिए सभी लड़कियां शांत हो जाती है। साथ ही किकी भी मनाती है सभी लड़कियों को कि उसने अपनी गलती मान ली है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फिर हम सभी लड़कियों का ऐसा रिएक्शन देखते हैं, जो कि क्यों है वो तो हमें पता ही है। सभी लड़कियां वहाँ से जाने लगती है, मगर क्योंकि प्लान फेल हो चुका है कागुरा को, तो वो यहीं पर रहेगी एंड साथ ही रहने का फैसला करती है मिया भी। अकागामी बोलता है कि मैं चलता हूँ, मगर उसे कागुरा बताती है कि तुम्हें जाकर नहाना चाहिए। अकागामी मना करता है तो कागुरा अकागामी के पास आती है, उसे बताती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा नीचे का खरा है, तो तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए। इस बात को सुनते ही अकागामी होता है बात तब में। अकागामी अपने खरे टावर को देखकर ये कहता है कि मैं ऐसे कैसे शांत करूँ। कोई कहती है कि मैं मदद कर दूँ। अकागामी बोलता है कि हाँ प्लीज, तो जाता है नीचे बैठ जाता है एंड फिर कागुरा अकागामी के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है, जिसको मैं तुम्हें दिखा तो नहीं सकता हूँ। एंड हाँ, इसके बाद अकागामी अपने औजार को पंच करता है एंड फर्श पे लेट जाता है एंड कागुरा अकागामी को बताती है कि उसके वजह से ही अकागामी को ड्रिंक मिला था। कागुरा का मेन प्लान है अकागामी को इस टेम्पल से बाहर निकाल देना, क्योंकि वो मिया को एक एरोटिक क्वीन बनाना चाहती है, जिसके पास कम से कम 100 बॉयफ्रेंड्स तो हो ही। कागुरा फिर बोलने लगती है तो अकागामी उसे टोक रहा था, जिसकी वजह से कागुरा अकागामी के सर पे अपना पैर रखती है। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए बात चलती है, तो हम देखते हैं मिया को बाहर से इन दोनों को देखते हुए, जिसके वजह से मिया की हालत खराब हो रही है एंड मिया सोचती है इन्वॉल्व होने के लिए अकागामी के साथ, मगर तभी कागुरा उसके पीछे आती है एंड हिप्नोटाइज करके मिया को सुला देती है। साथ ही कागुरा सुला देती है अकागामी को भी। अकागामी अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को देखता है चेयर में बंधा हुआ, जहाँ पर कागुरा बता रही है कि वो ब्लैडविन फैमिली से है। हमारे साथ ही अकागामी को भी ये पता चलता है कि कागुरा का मेन मोटिव है मिया को एरोटिक क्वीन बनाना, क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा से ही क्रिस्टोफर फैमिली की नीचे काम करती आई है, बिल्कुल एक पालतू कुत्ते के जैसे। इन बातों को सुनने के बाद अकागामी कागुरा से ये कहता है कि तुम क्यों हमारी मदद नहीं करती हो उस फैमिली के इस सोच को बदलने के लिए। और कागुरा अकागामी से पूछती है कि जब तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा फिर तुम क्या करोगे। तो अकागामी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करेगा। साथ ही कागुरा उसे ये भी पूछती है कि तुम इसी टेम्पल में क्यों आए। अकागामी बताता है कि क्योंकि उसे अपने फैमिली के नाम एंड वर्ल्डली डिजायर को कंट्रोल करना था। कागुरा बताती है कि मतलब कि तुम भगोरे हो, तुम भाग रहे हो बिल्कुल मिया के जैसे ही अपनी फैमिली से, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे सारे कर्जों को चुका दूंगी, इस टेम्पल की उस टूटी हुई स्टैचू को भी मैं ठीक करवा दूंगी, तुम्हें बस इस टेम्पल को छोड़ के जाना है। कागुरा वहाँ से चली जाती है कहते हुए कि मैं इस बात को जरा अच्छे से सोचो। अकागामी फिर रूम के अंदर अकेला सोच रहा है। हम फिर अकागामी को देखते हैं जो कि उठा है एंड शायद से उसका शांत है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके पास आती है युजुकी एंड अकागामी को खुश देखकर उसे ये बताकर चली जाती है कि वो एंड किकी आज घर पर नहीं रहेंगे, आज घर पर रहेंगे मिया एंड कागुरा। इस न्यूज के बाद अकागामी का हालत ऐसा हो जाता है। अकागामी बैठा है मिया के साथ एंड मिया ये बताती है कि और कागुरा काम कर रही है कंप्यूटर पे। कागुरा का नाम सुनते ही अकागामी का हालत खराब हो जाता है एंड इस बात का पता चल जाता है मिया को, इसीलिए मिया काफी देर तक कागुरा का नाम लेती है। अकागामी को कागुरा के रूम में मिया ले आती है, क्योंकि उसे लगता है कि अकागामी एंड कागुरा के बीच में कुछ चल रहा है। साथ ही क्योंकि अकागामी कागुरा के नाम से ही डरता है, इसलिए मिया यह फैसला करती है कि वो अकागामी को ठीक करेगी एंड इसलिए वो सवाल करती है कागुरा से कि तुम्हें अकागामी कैसा लगता है। कागुरा बताती है कि अकागामी वंडरफुल पर्सन है। इस बात को सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। मिया अकागामी एंड कागुरा को एक रूम में बंद कर देती है एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि अकागामी एंड मिया इस प्रोसीजर को पहले ही कर चुके हैं। अब क्योंकि ये दोनों एक रूम में है, इसलिए अकागामी डर रहा है एंड कागुरा अपने कपड़ों को ऐसे करती है क्योंकि वो सभी को ये बताएगी अकागामी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की है, इसीलिए सभी लोग अकागामी को बाहर निकाल देंगे टेम्पल से। इस बात को सुनते ही अकागामी का फेस लाल है एंड वो डर चुका है, मगर कागुरा ये भी फील करती है कि अकागामी इस प्लान के बारे में मिया को बताकर उसे प्रॉब्लम में डाल सकता है, पर अकागामी बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता।
सकता है क्योंकि वो दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना चाहता है। कागुरा फिर दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है क्योंकि उसे ये ख्याल आता है कि अगर वो यूजुकी एंड अकागामी के रिलेशन को खराब कर दे तो मिया अकागामी के पास आ जाएगी एंड यही तो वो चाहती है। रात का समय है, हम देखते हैं अकागामी एंड सुकियो को एक दूसरे के पास क्योंकि अकागामी कुछ करना चाहता है सुकियो के साथ। सुकियो भी मान जाती है। फिर ये दोनों कुछ करते हैं जो कि असल में सपना होता है सुकियो का एंड असल में उसने तो कुरागे को किस करने की कोशिश की थी क्योंकि कुरागे को इस बात का पता चल चुका है, इसीलिए सुकियो ऑफर करती है कुरागे को चॉकलेट मुंह बंद करने के लिए। किचन में सुकियो है जिसके पास अकागामी आता है। अकागामी को देखकर सुकियो को सोच रही थी कि तभी अकागामी के पास मिया आती है एंड इन दोनों को इतना क्लोज देखकर सुकियो ये सोचती है कि ये दोनों इतना क्लोज कब आ गए। सुकियो ये सोच रही थी कि उसके पास आ जाती है कुरागे एंड इसका वजह से सुकियो डर जाती है। उसका रिएक्शन ऐसा होता है। फिर कुरागे के कैमरा में सुकियो ये देखती है। अब इन नजारों को थोड़ी देर तक देखने के बाद सुकियो ऐसा हो जाती है एंड साथ ही उसे ये पता चलता है कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि अकागामी एंड मिया ही थे। सुकियो ये सोचने लगती है कि मिया तो पहले अकागामी को हेट करती थी, मगर तभी मिया अकागामी के शरीर पे अपना हाथ रखती है एंड वो बताती है कि वो थोड़ा सा फिसल गई थी, साथ ही वो ऑन भी हो चुकी है। इस बात को सुनते ही सुकियो को ये लगता है कि मिया अकागामी से लव करती है। फिर कागुरा एंड सुकियो मिया को पूछताछ करने के लिए एक रूम में ले आते हैं। मिया को समझ नहीं आता है कि यहाँ क्या चल रहा है। सुकियो उसे ये बताती है कि टेम्पल का डिसिप्लिन भंग हो चुका है एंड हमें लगता है कि उसकी वजह तुम हो। इस बात को सुनते ही मिया गुस्सा हो जाती है एंड सभी सवाल के जवाब देने के लिए वो मान जाती है। सुकियो पूछती है कि क्या तुम अकागामी से प्यार करती हो। हम कुरागे का फेस देखते हैं मगर मिया बताती है कि नहीं। फिर कुरागे का ऐसा रिएक्शन होता है। सुकियो को मिया ये क्लियर करती है कि वो अकागामी के ट्रेनिंग पार्टनर है, इसलिए वो एंड अकागामी क्लोज हैं। साथ ही मिया ये भी बताती है कि उसे अकागामी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। वो जापान में आई थी अपने भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए, मगर जब जब वो अकागामी के पास होती है वो अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड इसलिए वो चाहती है कि वो अकागामी के साथ पूरी जीवन तक रहे। इस बात को सुनते ही कागुरा मिया को बांधने लगती है एंड साथ इंट्रोगेशन फिर से आगे बढ़ती है। सुकियो अपने मन में ये सोच रही थी कि मिया अकागामी से प्यार करती है, मगर सुकियो को ये लगता है कि अकागामी उसे प्यार करता है एंड वो भी अकागामी से कहीं ना कहीं प्यार करती है। और हाँ, इस बीच मिया को कागुरा ने इस तरह से बांधा है। सुकियो को कागुरा ये बताती है कि उसने महसूस किया है कि मिया एंड अकागामी को क्लोज आता देखकर सुकियो सैड फील कर रही थी। इस बात को सुनते ही सुकियो गुस्सा होकर बताती है कि नहीं, मेरे मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है अकागामी के लिए एंड तभी अकागामी वहाँ जाता है। ये कहते हुए कि क्या किसने मेरा नाम लिया एंड सुकियो डर जाती है। साथ ही अकागामी देख लेता है मिया को इस तरह से जिसे उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो सुकियो से पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, मगर सुकियो अपना फेस छुपाई हुई है क्योंकि उसका फेस रेड है एंड वो अकागामी को खुद की तरफ ना देखने के लिए कहती है। अकागामी ये कहता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से तुम अपना फेस छुपा रही हो। अकागामी को कागुरा हंसते हुए पूछते हैं कि अकागामी क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे। अकागामी भी बोलता है हाँ, बट वो साथ ही खुद को पंच भी करता है एंड यहीं पर सुकियो ये सोच रही है कि वो उस वीडियो के बारे में अकागामी से पूछेगी। अकागामी को एविडेंस दिखाने के लिए कहती है सुकियो, मगर कागुरा देखती है कि उसका कैमरा तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि कैमरा है कुरागे के पास। कुरागे को कैमरा में वो वीडियो ना देखने के लिए कहती है सुकियो, बट कुरागे देख लेती है। वीडियो देखने के बाद कुरागे ये कहती है कि तो बहुत ही मजेदार गेम लगता है। अकागामी भी बोलता है कि अच्छा तुमने रिकॉर्ड किया है हमारे स्टोरेज टाइम को। सुकियो को ये पता चल जाता है कि ये तो गेम था ना कि वो जो कि वो सोच रही है, मगर ये बात उसने बोल दिया है इसीलिए कुरागे ये पूछती है कि तुम क्या सोच रही थी। सुकियो उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि वो अब उसे स्ट्रॉबेरी देगी। अकागामी किचन में सोच रहा है कि न्यू ईयर की वजह से उसके पास पैसे नहीं है एंड साथ ही उसे अब इस टेम्पल को ठीक भी करना है, उसे स्टैचू को भी ठीक करना है, इसलिए वो अब खाने पे कम खर्चा करेगा। ये सोचकर अकागामी चावल को देखता है तो चावल तो है ही नहीं। इसके वजह से अकागामी चिल्लाता है। रूम में आती है मिया आते हुए अकागामी को यह कहती है कि उसे लगा कि कोई लड़की चिल्ला रही है। अकागामी मिया को बताता है कि चावल खत्म हो गए हैं, बट मिया कहती है कि ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम चावल ले सकते हैं। अकागामी भी सोचता है कि बात तो सही बोल रही है, बट अकागामी बताता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मिया उसे बताती है कि हम राइस ले सकते हैं एक जापानीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग से एंड तभी वहाँ पर यूजुकी भी आ जाती है। ये कहते हुए कि मैंने एक लड़की की आवाज सुनी। यूजुकी को जो पता चलता है कि राइस नहीं है तो वो सभी को किसी घर पे ले जाने लगती है। ये घर उसका है जो कि टेम्पल के प्रॉपर्टी में रहता है क्योंकि टेम्पल का कुछ एरिया औरों में बटा हुआ है, जिसकी वजह से ये ऐसा कर सकते हैं। पहले घर पर जाने पर इन्हें राइस नहीं मिलता है, वो बुढ़ा दरवाजा बंद कर लेता है। कई सारे घर पर जाने के बाद ये लोग एक घर को साफ भी करते हैं, मगर फिर भी इनके हाथ में कुछ नहीं आता है। हार ना मानते हुए ये लोग आखिरी घर पे जाते हैं एंड वो लड़की मान जाती है इन्हें राइस देने के लिए, जिसके वजह से सभी खुश हो जाते हैं। ये लोग रूम के अंदर आते हैं तो इस लड़की के 2 बच्चे आते हैं जो कि यूजुकी के माउंटेन्स को देखने का कहने लगते हैं। यूजुकी कहती है कि ये लोग क्यों उन्हें देखना चाहते हैं। अकागामी बोलता है कि कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा। अकागामी खुद को पंच करता है अपने इस बात पर। वो सोचता है कि मेरा मेंटल लेवल तो इन बच्चों के जैसा है। मिया बच्चों को समझाती है कि बच्चे बड़े होते हैं तभी जब वो बचकानी हरकतों को छोड़ देते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम बचकानी हरकतें को छोड़ देते हैं, आप अपने एडल्ट वाले
माउंटेन्स को दिखाओ। बच्चों को शांत करने के लिए युजुकी बच्चों के पास जाती है। अकागामी इंट्रोड्यूस करता है इस लेडी से अपने बारे में एंड दूसरी तरफ बच्चे अब भी माउंटेन्स देखने की जिद कर रहे हैं। एंड ये लेडी हमें बताती है कि युजुकी के मॉम के टाइम पर कोई भी इन्हें कुछ भी देने से मना नहीं करता था, क्योंकि युजुकी की मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से सभी लोग सिक्योर फील करते थे। मगर अब क्योंकि युजुकी की मॉम जा चुकी है तो इन्हें पता नहीं है कि टेम्पल का क्या होगा, जिसकी वजह से ये लोग कुछ भी नहीं देते हैं। एंड इस लेडी को ये नहीं पता है कि युजुकी की मॉम क्यों इस टेम्पल को छोड़ के गई, हालांकि वो अभी मेन टेम्पल में रहती है। इसके बाद अकागामी को मिया की तरफ से एक सरप्राइज मिलता है। फिर ये लोग राइस के पास जाते हैं एंड राइस के बंडल्स को लेके आगे बढ़ने लगते हैं। बंडल को ले जाते वक्त अकागामी ये फील करता है कि ये डेस्टिनी है, क्योंकि इसी बंडल के वजह से वो पहली बार युजुकी से मिला था एंड इसीलिए अकागामी यह फैसला करता है कि वो युजुकी की मदद करेगा। अकागामी जिसे एक बंडल को उठाने में मुश्किल हो रही है, वो युजुकी को देखता है जिसने बहुत सारे बंडल्स को उठाया है एंड वो चढ़ाई भी कर रही है। इसे अकागामी को लगता है कि क्या युजुकी को मेरी मदद की जरूरत है। अकागामी बाकियों के साथ ध्यान लगा रहा है तो उसे कागुरा की कही हुई बातें याद आती है। सभी लोग कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर आते हैं एंड ये लोग इसमें राइस को कूटेंगे। अकागामी तैयार हो जाता है लकड़ी का हथौड़ा लेकर। अब अकागामी अपना काम शुरू करे कि इससे पहले ही कुरागे ये बताती है कि ये तो डर्टी है, क्योंकि कुरागे के अकॉर्डिंग जो हथौड़ा है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जिस इक्विपमेंट पे वो हथौड़ा लगेगा वो फीमेल को। तो अब इसके बाद क्या कुछ होगा ये बताने लगती है कुरागे, और उसे मना कर देते हैं अकागामी एंड सुकियो। इसलिए ये दोनों ही अपनी पोजीशन को स्विच करते हैं। फिर अकागामी ये सोचता है कि मुझे फोकस करना चाहिए मोची पर। इस रिचुअल का नाम मोची है। इस बात को कहने के बाद अकागामी सुकियो की तरफ देखता है तो वो देखता है सुकियो को। ऐसा रिएक्शन होता है अकागामी का। रिचुअल कंटिन्यू करती है सुकियो एंड उसे देखता रहता है अकागामी, जिसकी वजह से अकागामी का हालत खराब है। अब अकागामी राइस को नहीं पलट रहा है, इसीलिए सुकियो फिर से पोजीशन चेंज करती है। अकागामी ये फैसला करता है कि मैं अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा कि तभी उसे कुरागे ये कहती है कि अकागामी देखो 3 राइस बॉल। अकागामी देखता है, वो देखता है 1 राइस बॉल एंड 2 बॉल्स। इस नजारे को देखने के बाद अकागामी अपनी आंखों में अपना उंगली मारता है, क्योंकि उसके विचार हावी हो रहे थे उस पे एंड इसीलिए सुकियो अकागामी को आंख धोने के लिए भेज देती है। आंख धोते वक्त कुरागे अकागामी के पास, इसलिए अकागामी कुरागे से पूछता है कि तुमने बॉल्स पे क्यों जो किया। कुरागे बताती है कि क्योंकि उसे लगा कि अकागामी को ये पसंद आएगा। कुरागे ये भी कहती है कि तुम्हें सुकियो का पसंद नहीं है तो युजुकी का होगा, नहीं तो शायद से मेरा। इस बात को सुनकर अकागामी हंसने लगता है। अकागामी फिर मिया एंड कागुरा की हेल्प करने के लिए वहाँ से चला आता है एंड कुरागे बड़ी होना चाहती है। बाहर आने पर अकागामी को मिया एंड कागुरा नहीं दिखती है, तो थोड़ी देर में ही वहाँ पर मिया आती है इस ड्रेस में ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए एंड इसके वजह से अकागामी उसे देखता है तो मिया कहती है कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो। अकागामी का ऐसा हाल है। मिया छींकती है तो अकागामी उसे पूरे कपड़े पहनने के लिए कहता है, मगर तभी कागुरा स्टोव ले आती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही खुद को गर्म करने लगते हैं एंड अकागामी फील करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। राइस को कूटने का प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ पर ये लोग इस तरह से हैं। और हाँ, ये सभी चीजें कुरागे करा रही है। अब क्योंकि अकागामी कुछ नहीं कर सकता है तो वो इस तरह से हैमर को चलाने लगता है। अब इस तरह से इस प्रैक्टिस को करने के वजह से मिया का हालत खराब हो रहा है एंड अकागामी भी इस बात को नोटिस कर लेता है, तो वो लेता है एक ब्रेक। और अकागामी देखता है कि सुकियो भी इसी ड्रेस में आ चुके हैं इसी प्रैक्टिस को इसी तरीके से करने के लिए एंड फिर वहीं पर कुरागे भी आ जाती है एक ड्रेस को पहनकर, मगर ये एक डॉगी का ड्रेस है। अकागामी का हालत खराब है, मगर तभी अकागामी के पीछे युजुकी आ जाती है। यहाँ की सिचुएशन को देखकर युजुकी अकागामी पर गुस्सा करती है, मगर अकागामी बताता है कि ये सभी तो कुरागे की वजह से है। कुरागे वहाँ से चली जाती है, जिससे अकागामी को पता चलता है कि कुरागे का ये प्लान था अकागामी को यहाँ से निकालने का। फिर ये सभी लोग रिचुअल्स को कंप्लीट करके रूम के अंदर बैठे होते हैं, अपना डिनर कर रहे होते हैं। डिनर बनाया है अकागामी ने, इसलिए सभी को डिनर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। किकी को यहाँ ना पाकर अकागामी किकी के पास डिनर लेके जाता है। किकी डिनर को लेती है, वो नजारे एंजॉय कर रही थी, जिसे बैठकर अकागामी भी एंजॉय करने लगता है। साथ ही ये लोग ड्रिंक भी करते हैं। किकी अकागामी को ये बताती है कि कुछ ही दिनों में युजुकी यहाँ की हेड बन जाएगी एंड इस टेम्पल को वो कंट्रोल करेगी एंड इसीलिए किकी यहाँ से चली जाएगी। साथ ही अकागामी को किकी युजुकी के साथ यहीं पर रहकर उसकी मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि किकी ने पी ली है, इसीलिए वो अकागामी के साथ कुछ हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से अकागामी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम बहुत से लोगों को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आज तो न्यू ईयर है। सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, मगर अकागामी सभी को सन ग्लासेस एंड मास्क लगवा देता है, क्योंकि ये दूसरे टेम्पल में आए हैं, इसीलिए अकागामी ने ऐसा किया है। सुकियो अकागामी को कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है अपनी ड्रेस को दिखाते हुए, मगर अकागामी कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो सुकियो अकागामी को बताती है कि उसे एक सुंदर लड़के की सुंदर ड्रेस को देखकर तारीफ करना चाहिए। फिर अकागामी इतनी ज्यादा तारीफें कर देता है सुकियो की कि वो वहाँ से भाग जाती है। अकागामी आता है कुरागे के पास एंड वो उसकी भी तारीफ करता है। कुरागे बताती है कि उसे एक जवान होती हुई लड़की को ब्यूटीफुल कहना चाहिए, ना कि क्यूट। खुद को अकागामी को जवान कहने के लिए कहकर
कुरागे कैंडी का नाम सुनते ही दौड़कर चली जाती है। अकागामी आता है मिया के पास। उसकी मदद करने के बाद मिया को वो ब्यूटीफुल कहता है। मिया को लगता है कि अकागामी ने उसके ड्रेस की तारीफ की है, मगर अकागामी बताता है कि वो तारीफ उसके लिए थी। फिर मिया समझाने लगती है कि किसी लड़की की तारीफ कैसे करे। अकागामी बैठा है, उसके पास आती है युजुकी। युजुकी को इस तरह से देखकर अकागामी के मुंह से अपने आप ही तुम बहुत ब्यूटीफुल हो ये निकलता है। इस बात को सुनकर युजुकी थैंक यू कहती है, मगर अकागामी बताता है कि रुको, मुझे मिया ने सिखाया था ये बोलने के लिए कि प्लीज मुझे तुम्हें प्यार करने दो। इस बात को सुनकर युजुकी अकागामी को समझाती है कि ऐसा नहीं बोलना होता है। फिर हम देखते हैं सभी को खुश, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़कियां न्यू ईयर के दिन इतना ज्यादा खुश नहीं होती है। एंड ये खुशी अकागामी के वजह से है, इसलिए युजुकी अकागामी को यहाँ रहने के लिए कहती है हमेशा के लिए। सवाल के जवाब में हाँ कहते हुए अकागामी सोचने लगता है कि उसे तो कुरागे ने यहाँ से निकल जाने के लिए कहा है। फिर युजुकी अकागामी को ये बताती है कि वो हार नहीं मानेगी, वो इस टेम्पल को बचा के रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी जब उसने हार नहीं माना था तो उसने मीटिंग को कंप्लीट किया था। इस बात को सुनते ही अकागामी को ये याद आता है कि उसने युजुकी को सपोर्ट करने का वादा किया है। एंड फिर अकागामी दौड़ कर कहीं चला जाता है। खुश होते हुए हम कागुरा को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रही थी। एंड हमें पता चलता है कि बचपन से ही कागुरा मिया को एक इरोटिक क्वीन बनाना चाहती है, मगर वो हमेशा ही नाकामयाब होती हुई आई है। एंड इसलिए उसने मिया की मॉम से मिया को जापान लाने का परमिशन लिया था, और वो कैमरा मिया के माँ ने ही कुरागे को दिया है इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, ताकि प्रोग्रेस ना होने पर वो इन दोनों को ही बुला सके। एंड जापान के अंदर हर तीसरे दिन में कागुरा अपना वेश बदल कर फोटो भेजती रहती है मिया के मॉम के पास। साथ ही जब से अकागामी यहाँ से आया है तो कागुरा को लगता था कि मिया जल्दी ही अकागामी के साथ रिलेशनशिप बना लेगी लव का, मगर वो फील करती है कि ये दोनों ही लवर्स तो नहीं है। कागुरा के पास अकागामी आता है एंड खुद के टेम्पल छोड़ने के ऑफर को कागुरा के मुंह पे ही मना कर देता है, क्योंकि अकागामी को लगता है कि जितनी भी परेशानी है वो खुद से ही कैसे ना कैसे करके ठीक कर लेगा। और साथ ही क्योंकि उसने युजुकी को सपोर्ट करने का वादा किया है तो यहाँ से भाग तो नहीं सकता है, और उसे मिया के साथ मिलकर अपनी फैमिली की सोच से लड़ाई भी तो करनी है। इस बात को सुनते ही कागुरा ये याद करने लगती है कि अकागामी लव करता है युजुकी से, एंड अकागामी को लव करती है मिया, मगर उसे इस बात का पता नहीं है। और जिस दिन पता चलेगा उस दिन बहुत बड़ा बखेड़ा होगा, इसीलिए कागुरा गुस्सा हो जाती है, मगर कागुरा के गुस्से को अकागामी मजाक में लेता है। साथ ही वो कागुरा को ये बताता है कि कागुरा मिया के घर के फैसले से ज्यादा मिया की चिंता करती है। अकागामी के इन सभी बातों को सुनने के बाद कागुरा अकागामी को हिट करती है इस जगह पर, ये कहते हुए कि वो अपने जॉब की तरफ लॉयल है, एंड वो वहाँ से चली जाती है। युजुकी कागुरा से पैसे जल्दी कमाने के तरीके के बारे में एडवाइस मांगती है, तो मिया कागुरा की तारीफ करते हुए सबसे ये कहती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारी मदद जरूर करेगी। एंड फिर गले लगाती है मिया कागुरा को, जिससे कागुरा अच्छा फील करती है, बट वो ये भी कहती है कि ये सभी उसके जॉब का ही हिस्सा है। टेम्पल को बचाने के लिए एंड स्टैचू को रिपेयर करने के लिए अकागामी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। अकागामी ने अपना फोन तोड़ दिया है, इसीलिए वो नंबर फिल नहीं कर सकता है एंड टेम्पल का वो नंबर दे नहीं सकता है, तो वो जाता है युजुकी के पास उसका नंबर लेने के लिए। युजुकी बाहर आते ही अपने रूम से इस रूप में एंड वो अकागामी को रूम के अंदर ले जाती है बात करने के लिए, बट अकागामी को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बात करे। फिर भी खुद को शांत करके अकागामी युजुकी से कहता है कि वो एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, एंड युजुकी ऐसे अकागामी को कहती है कि रिक्वेस्ट। अकागामी अपने मन में ये सोचने लगता है कि युजुकी उसे ये कह रही है कि मास्टर आप मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप हुक्म कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। अकागामी फोन मांगने के लिए आया है, मगर उसका दिमाग उसे किसी और ही रास्ते पे ले जा रहा है, इसलिए अकागामी खुद को पंच करता है एंड मांगता है फोन। अकागामी ये सोच रहा है कि मेरा दिमाग मुझे युजुकी के अजीब अजीब सोच दे रहा है। युजुकी फोन ढूंढने लगती है तो अकागामी युजुकी को देखता है ऐसे। युजुकी को फोन मिल जाता है, वो अकागामी को फोन देने के लिए घूमती है तो अकागामी का हालत खराब है। खुद को शांत करने के बाद अकागामी युजुकी का फोन लेता है एंड उसे बताता है कि उसे ये फोन चाहिए काम करने के लिए, इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। इस बात को सुनते ही युजुकी अकागामी के हाथ से फोन ले लेती है एंड अकागामी को ये कहती है कि अकागामी तुमने आज कौन सा ड्रेस पहना है। इस बात को सुनते ही अकागामी ये सोचता है कि क्या ये चाहती है कि मैं इसके मेड ड्रेस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करूँ। अकागामी बहुत ही मुश्किल से युजुकी को यह कहता है कि उसने टेम्पल के कपड़ों को पहना है। इस बात को सुनते ही युजुकी उसे बताती है कि हाँ तुमने टेम्पल के कपड़ों को पहना है तो तुम्हें ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि काम पे। दरअसल युजुकी काम करने वाली है, इसलिए वो अकागामी को काम ना करने के लिए कहती है। एंड युजुकी ये नहीं चाहती है कि कोई भी उसकी मदद करे, क्योंकि उसकी मॉम ने अकेले ही टेम्पल को संभाला था, इसीलिए वो भी अपने मॉम के जैसा ही करना चाहती है। अकागामी पूछता है कि तो फिर तुम करोगी क्या। युजुकी बताती है कि वो डबल शिफ्ट करेगी, बट अकागामी बताता है कि ये करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए मुझे करने दो, मैंने काम किया है तो मुझे एक्सपीरियंस है। इन बातों के बीच में अकागामी युजुकी को अपना फेस नहीं दिखा रहा है, इसीलिए युजुकी ये कहती है कि तुम मुझे ये सभी बातें अपना फेस दिखाते हुए क्यों नहीं कहते हो। अब अकागामी इसलिए पीछे घुमा है क्योंकि उसने युजुकी के
चेस्ट को देखा है। अकागामी यूजिकी को नहीं देख रहा है, इसीलिए यूजिकी अकागामी को यह कहने लगती है कि वो सही है, इसीलिए अकागामी उसे नहीं देख रहा है। बट अकागामी ये बताता है कि वो यूजिकी को उसके कपड़ों के वजह से नहीं देख रहा है। यूजिकी लेट जाती है, अकागामी तैयार होता है मसाज देने के लिए, मगर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे यूजिकी को मसाज दे। तभी यूजिकी अकागामी को कहती है कि क्या तुम हार मानते हो। इस बात को सुनते ही अकागामी यूजिकी की मसाज शुरू कर देता है और इस बीच अकागामी के दो रूप उसे यूजिकी के साथ कुछ गलत करने के लिए बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से अकागामी मसाज को तेज कर देता है अपने बुरे ख्यालों को दूर करने के लिए। एंड इस वजह से यूजिकी भी आवाजें निकालने लगती है एंड बाहर सुकियो इन आवाजों को सुनती है। इसके वजह से सुकियो का शरीर कांपने लगता है एंड फिर वो दरवाजा खोलती है ये देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। एंड वो देखती है इन दोनों को ऐसे। यूजिकी ने क्यों मेड के ड्रेस को पहना है ये समझ नहीं आ रहा है सुकियो को। एंड यहीं पर यूजिकी अकागामी से कहने लगती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं उस जॉब को कर सकती हूँ। इसमें सुकियो को समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एंड अकागामी से यूजिकी ये भी कहती है कि तुम्हारा इस मामले से कोई मतलब नहीं है। एंड इसलिए अकागामी ये कहता है कि मेरा मतलब नहीं है, इसलिए मैं अब अपने मन का करूंगा। अकागामी सुकियो को यह कहकर चला जाता है कि कल तुम मेरे साथ चल रही हो। इससे सुकियो का फेस लाल है, क्योंकि जापानीज एनिमे में जब कोई किसी को प्रपोज करता है तो वो बोलता है आई लव यू, प्लीज गो आउट विथ मी। और अभी अकागामी ने सुकियो से गो आउट विथ मी बोला है, जिसकी वजह से सुकियो चिल्लाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि अकागामी का वादा करती है। मुंह धोते वक्त सुकियो ये सोच रही है कि अकागामी ने उसे प्रपोज किया है, क्या अकागामी उसे सही में प्यार करता है। हालांकि सुकियो खुद को समझाती है कि ऐसा नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करेगी इससे रिलेटेड। बट हम देखते हैं सुकियो को ब्रांड न्यू कपड़ों में मेकअप के साथ, बट अकागामी नॉर्मल कपड़ों में ही आता है, जिससे सुकियो को लगता है कि वो पक्का ही कंफ्यूज हो गई थी अकागामी के इंटेंशंस को लेकर। एंड अकागामी तारीफ करता है सुकियो की, जिसकी वजह से वो शर्मा जाती है। एंड फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अकागामी सुकियो को फोटोशॉप की दुकान पे ले जा रहा है, क्योंकि उसके पास फोन नहीं है। शॉप में आने के बाद अकागामी एक फोन ले लेता है। सुकियो का फेस रेड है, इसलिए क्योंकि फोन बेचने वाली ने ये फोन ये कहकर बेचा है कि इससे आप अपने लवर से बहुत बातें कर सकते हैं। बाहर बैठकर सुकियो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही है, साथ ही उसका हालत खराब है, क्योंकि अंदर अकागामी एंड सुकियो को लवर कहा है उस लड़की ने। सुकियो को पीने के लिए जूस देता है अकागामी एंड कहता है कि अब हम चलते हैं। एंड वो जाने के लिए निकलता है तो सुकियो अकागामी को रोक लेती है। सुकियो के मन में बहुत सी चीजें चल रही हैं, जैसे कि आज उसने अकागामी के बातों का गलत मतलब समझ लिया। साथ ही सुकियो अकागामी को कुछ बताना चाहती है, मगर वो बता नहीं पा रही है। बहुत हिम्मत करके सुकियो अकागामी से कांटेक्ट शेयर करने के लिए कहती है एंड वो करते हैं। अकागामी खुश है, क्योंकि उसने पहली बार एक लड़की से कांटेक्ट शेयर किया है। सुकियो बताती है कि अकागामी बाकी लड़कियों के साथ भी कांटेक्ट शेयर कर सकता है। साथ ही सुकियो ये पूछती है कि तुमने फोन क्यों लिया। अकागामी बताता है कि कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए। एंड इस बात को सुनते ही सुकियो को लगता है कि अकागामी उसे सीक्रेट कम्युनिकेशन करेगा एंड उसके पास आएगा कुछ करने के लिए। सुकियो फिर अपने रूम में है, उसे मैसेज करता है अकागामी। अकागामी ने ये लिखा है कि आज के दिन के लिए शुक्रिया, मैं इस फोन को बहुत ही प्यार करने वाला हूँ एंड मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी मदद फ्यूचर में भी करोगी। क्योंकि इस मैसेज में प्यार की बात हो रही है, इसीलिए सुकियो खुद को शांत करती है, ये कहते हुए कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूजिकी अपने मॉम से ये कह रही है कि वही टेम्पल का हेड बनेगी। प्रेजेंट में यूजिकी इस बात से खुश नहीं है कि उसने अकागामी के साथ वैसा बिहेव किया एंड इसलिए वो अकागामी से माफी मांगने के लिए उसके पास जाती है। तो वो देखती है कि अकागामी सुकियो के साथ भागने लगती है एंड उसे भी समझ नहीं आता है कि वो क्यों भाग रही है। यूजिकी को किकी भी देखती है। अकागामी चलते हुए ये सोच रहा है कि उसके पास जॉब नहीं है एंड उसने जो यूजिकी से कहा था वो गलत है, तो उसे यूजिकी से माफी मांगना चाहिए। बट अगले पल यूजिकी अकागामी के सामने होती है एंड वो बहुत ही खुश होती है। बट यूजिकी की हालत सही में अच्छी नहीं है, मगर वो फिर भी खुद को अच्छा ही दिखा रही है। अकागामी यूजिकी से कुछ बात करना चाहता था, मगर उससे पहले ही किकी अकागामी को वहाँ से ले जाती है खुद से बात करने के लिए। एंड वहाँ पर किकी को ये पता चलता है कि यूजिकी एंड अकागामी के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ था। किकी अकागामी को समझाती है कि उसे इन सभी बातों के बारे में ज्यादा ना सोचकर उसके मेन एम पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही किकी अकागामी से पूछती है कि तुम्हें यूजिकी कैसी लगती है। अकागामी बताता है कि यूजिकी स्ट्रांग है एंड वो अपने प्रीस्ट बनने के मकसद के ऊपर पूरी तरह से क्लियर एंड पॉजिटिव है। और इसी बीच टेम्पल में कोई आया है। साथ ही किकी को लगता है कि अकागामी ये सभी ऊपरी बातें कर रहा है, उसके दिल में कुछ और है। कुरागे वहाँ आती है एंड कुरागे के कहने पर किकी उसी पर्सन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वो पर्सन टेम्पल को छोड़ के जाने वाला है, जिसकी वजह से ये लोग उनसे रेड फी मांग सकते हैं। यही सोचकर ये लोग आ जाते हैं, मगर ये देखते हैं कि यूजिकी ने उन्हें भेज दिया है बिना कोई फी लिए, क्योंकि यूजिकी के मॉम ने ये कहा था कि वो किसी की भी रेड फी यहाँ से जाते वक्त नहीं लेगी। साथ ही यूजिकी ये बताती है कि वो उसके मॉम के जैसा नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सेफ फील नहीं करते हैं, इसलिए वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगी खुद को अच्छा बनाने के लिए। मगर तभी किकी वहाँ से चली जाती है, यह कहकर कि आज से वो इनकी ट्रेनिंग नहीं करवाएगी। अकागामी पूछता है कि क्यों। किकी बताती है कि खुद ही पता कर लो। यूजिकी सपने में अपने मॉम को इस बात का रिप्लाई देती है कि वो क्यों प्रीस्ट बनना चाहती है, मगर प्रेजेंट में यूजिकी भूल चुकी है। एंड क्योंकि यूजिकी की अब ट्रेनिंग नहीं है, मगर फिर भी वो पूरी मेहनत करेगी। मगर वो क्या करेगी ऐसा कुरागे के पूछने पर वो कुछ भी नहीं बता पाती है। यूजिकी फैसला करती है घर के कामों का करने का, मगर वो नहीं कर सकती है, क्योंकि अकागामी ने घर के सभी कामों का
ठेका उठाकर रखा है, जिसका वजह से घर के सभी काम वो अकेला ही करता है। एंड अभी अकागामी किकी के साथ कहीं पे गया है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। लड़कियों को ये पता चल जाता है कि सुकियो के पास अकागामी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। एंड इसी बात के लिए वो लड़कियां लड़ने लगती है क्योंकि उनके पास नहीं है। एंड इसी बीच यूजिकी यहाँ से चली जाती है। यूजिकी साफ सफाई करने के लिए आई है, मगर वो देखती है कि अकागामी ने बहुत ही अच्छे से साफ सफाई पहले ही कर लिया है। मगर क्योंकि यूजिकी ने वादा किया था कि वो कुछ ना कुछ तो करेगी, इसलिए वो काफी सारे कामों को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर अंत तक उसे निराशा ही हाथ लगता है। हम किकी को देखते हैं जहाँ पर अकागामी उसे मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसकी ट्रेनिंग को फिर से शुरू कर दे, मगर किकी नहीं मानती है। किकी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, मगर बाहर तो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वो नहीं जाती है। बट अकागामी को तभी ये पता चलता है कि यूजिकी मिसिंग है। इसी वजह से अकागामी बारिश में ही बाहर यूजिकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो काफी सारे जगहों पे जाता है जहाँ पर यूजिकी जा सकती है, मगर उसे यूजिकी नहीं मिलती है। यूजिकी को हम देखते हैं वहीं पर जहाँ पर पहले अकागामी सभी से भाग कर आया था, यानी कि एक ब्रिज के नीचे। यूजिकी ये सोच रही है कि वो अपने मॉम के जैसा शायद से नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसकी मॉम परफेक्ट थी एंड वो सभी कामों को अकेले कर लेती थी, मगर यूजिकी अभी नहीं कर पा रही है। यूजिकी की मॉम इस टेंपल को छोड़कर जा रही थी, तो वो अपने मॉम से ये कहती है कि वो इस टेंपल का ख्याल रखेगी, वो बनेगी इस टेंपल की प्रीस्ट। मगर उसकी मॉम उसे यह कहकर चली जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, तुम इस टेंपल को नहीं बचा पाओगी। और हाँ, यूजिकी को बुखार भी है अभी। यूजिकी ये सोच रही है कि वो बहुत मेहनत करेगी एंड इस टेंपल को बचाएगी, और उसे ये भी ख्याल आ रहा है कि बहुत से लोग उसे ये कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। हम अकागामी को देखते हैं जो कि ढूंढते ढूंढते यूजिकी के पास चला आता है। वो यूजिकी को देखता है तो उसे ये याद आता है कि किकी ने उसे कहा था कि तुम बस ऊपरी बातें कर रहे हो। एंड यूजिकी को इस तरह से देख के अकागामी को ये लगता है कि यूजिकी शुरू से ही खुद को टफ दिखाती है, मगर वो सही में ऐसा नहीं है। अकागामी फिर यूजिकी को गले लगाता है एंड हाँ, शाम भी हो जाता है। यूजिकी अपने बेड से उठने की कोशिश करती है। बुखार होने के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती है। मेरे को सॉरी कहते हैं एंड फिर हंसने लगते हैं, जहाँ पर यूजिकी बताती है कि उसने अकागामी से काफी टाइम से बात नहीं किया है। ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं, जहाँ पर अकागामी से यूजिकी माफी मांगती है। एंड अकागामी भी ये बताता है कि उसे लगा नहीं था कि यूजिकी वहाँ पर उस ब्रिज के नीचे होगी, क्योंकि वो बेवकूफी वाली हरकत सिर्फ अकागामी ही कर सकता है। मगर क्योंकि कुरागे ने उसे कहा था कि यूजिकी छुपी हुई बेवकूफ है, तो इसलिए यूजिकी अकागामी को मिल गई। अकागामी ये भी बताता है कि एनलाइटमेंट या फिर शांति को पाने का सबसे पहला रास्ता है दूसरों के साथ रहना। एंड ये बात यूजिकी ने ही अकागामी को कही थी। एंड यही बात अकागामी को उसके पिताजी भी कहते थे, क्योंकि अकागामी के बाप को हैरम जो बनाना था, अपने पिताजी जैसा ना बनने के लिए अकागामी ने फैसला किया था कि वो अकेले ही रहेगा, मगर यूजिकी की वजह से वो चेंज हो गया। एंड वो अब चाहता है कि वो यूजिकी के साथ रहे, इसलिए वो यूजिकी का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि प्लीज मुझे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने दो। तुमने ये वादा किया था कि तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ोगी, मगर तुम मुझे अकेले छोड़ने जा रही थी। प्लीज मुझे अपने रिलेशनशिप में एक छोटा सा ही पार्ट दे दो। यूजिकी रोते हुए कहती है कि वो अकागामी जैसा नहीं है, वो वीक है एंड उसे नहीं लगता है कि वो अकागामी को सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि अकागामी बहुत सारे काम करता है, बट वो ऐसा नहीं कर सकती है। अकागामी बताता है कि मैं वो काम अपनी मर्जी से करता हूँ, क्योंकि मैं मिकाजुकी टेंपल को तुम्हारे जितना ही प्यार करता हूँ। इस बात को सुनते यूजिकी को ये याद आता है कि वो अपने मॉम से मैं मिकाजुकी टेंपल को बहुत प्यार करती हूँ यही कहती थी। यूजिकी उठकर अकागामी का हाथ पकड़ के थैंक यू कहती है। एंड तभी सभी लड़कियां आ जाती है, ये कहते हुए कि बहुत बातें कर ली तुमने। यूजिकी पूछती है कि तुम लोग कब से मेरी इन बातों को सुन रहे हो। वो बताती है कि तब से जब अकागामी ने तुम्हारे अंदर डाला था। अकागामी बोलता है कि मैंने किसी के भी अंदर कुछ नहीं डाला है। एंड फिर सभी लड़कियां ही यूजिकी को यह कहती है कि तुम इडियट हो। सुकियो यूजिकी के साथ ऐसा कर रही है अभी, एंड सभी लोग यूजिकी को पनिश करने का कहते हैं, और कागुरा तो उसे डीवीडी भी दिखाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यह कहती है कि वो सभी टेंपल से उतना ही प्यार करती है जितना यूजिकी करती है, इसलिए वो मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। एंड पीछे तो अभी यूजिकी हटी है, क्योंकि सभी के पास अकागामी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। इस बात को सुनकर यूजिकी का फेस ऐसा हो जाता है, वो कॉन्टैक्ट शेयर करती है अकागामी से। किकी आती है तो यूजिकी किकी को यह बताती है कि उसे समझ आ गया है कि क्यों किकी ने ट्रेनिंग को बंद किया है। वो अब से सभी पे भरोसा करेगी एंड सभी को बचाने के साथ ही सभी से मिलकर इस टेंपल को भी बचाएगी। तो प्लीज उसकी ट्रेनिंग वापस से शुरू कर दीजिए, ऐसा वो किकी से कहती है। किकी मान जाती है, ये कहने के साथ ही कि पहले अपनी हेल्थ ठीक करो फिर ट्रेनिंग का देखेंगे। किकी को थैंक यू कहने के लिए अकागामी आता है, तो अकागामी को किकी ये बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। यूजिकी ने खुद ही रियलाइज किया है कि एक हेड प्रीस्ट को कैसा होना चाहिए, क्योंकि अकेले कोई भी एनलाइटमेंट या फिर शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। यूजिकी बाहर बैठी है क्योंकि उसका बुखार उतर चुका है। उसके पास अकागामी आता है और यूजिकी बताती है कि अब वो किसी जॉब की खोज नहीं करेगी, क्योंकि अब वो सभी से सपोर्ट मांगेगी ताकि वो टेंपल को एंड उस स्टैच्यू को ठीक कर सके। अकागामी बताता है कि मुश्किल का काम है, मगर यूजिकी ये फिर भी करेगी, क्योंकि अरेंजमेंट का 5वां रूल ये कहता है कि कभी भी अपने वीकनेस से मत भागो। इसीलिए यूजिकी सभी के साथ मिलकर टेंपल को ठीक करेगी एंड बचाएगी भी। सुकियो फिर रेडी